गोवा एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते ही आरजू चारों तरफ देखने लगी, जहां पर उसे बहुत से लोग आते जाते दिखाई दिए। नई जगह, नए लोग, उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उसने जल्दी से अपने पास खड़े युवान का हाथ पकड़ लिया, जिससे युवान ने सर झुकाकर उसकी तरफ देखा। आरजू किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी, जो अनजान जगह देखकर डर गई हो। युवान के चेहरे पर थोड़े नर्म भाव आ गए। उसने दूसरा हाथ उठाकर आरजू के बालों को सहला दिया। बस आरजू के लिए यही काफी था, उसे कंफर्ट करने के लिए। तो हम लोग पहुंच ही गए, पीछे से आ रहे अंगड़ाई लेते हुए रॉकी ने कहा। उसकी बात सुनकर आरजू झट से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि रॉकी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसी के पीछे पीछे काया, सूरज, विलेन, साहिल, मनन, जिया और उसका बॉयफ्रेंड निखिल। उन सभी को आरजू हैरानी से मुंह खोले देख रही थी। तभी रॉकी ने उसे देखकर कहा, मुंह बंद कर लो आरजू, हम लोग कोई भूत नहीं है। रॉकी की बात सुनकर आरजू ने झट से मुंह बंद किया और उसे घूरने लगी। अचानक ही वो तेज आवाज में चिल्लाए, तुम सब लोग यहाँ। आरजू ने एक जोरदार मुक्का रॉकी की पीठ पर लगाते हुए कहा। यार क्या कर रही है? रॉकी ने पीठ सहलाते हुए कहा। ये तुम्हारी सजा है, उसने गुस्से से कहा। फिर वो जिया के गले लग गई, उसके बाद काया के। उसने सूरज के गालों को खींचकर कहा, बिया तुम लोग को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम सब एक साथ यहाँ एंजॉय करेंगे। आरजू के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश थी। तो चलो फिर मिशन गोवा शुरू होता है, रॉकी ने चिल्लाकर कहा। उसके साथ ही सभी एक साथ चिल्ला पड़े, शिवाय निखिल, विलेन और युवान के। युवान ने आगे बढ़कर आरजू को खींचकर खुद के करीब किया और उसकी पप्पी जैसी टिमटिमाती आंखों में देखकर गहरी आवाज में कहा, चले। आरजू ने मुस्कुराते हुए जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। युवान ने पीछे मुड़कर रॉकी को देखकर सर्द आवाज में कहा, हमारा सामान लेकर आओ। उसकी बात सुनकर रॉकी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। युवान आरजू को लिए आगे बढ़ गया, उसके पीछे पीछे बाकी सभी अपना अपना सामान लिए थे। रॉकी ने काया को देखा जो उन सभी के पीछे जा रही थी। मुझे तो यहाँ कूली बनने के लिए लाया गया है, इसे देखो मुझे छोड़कर कैसे आगे आगे चली जा रही है। हाय मेरी किस्मत, रॉकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा। फिर वो सामान लेकर बाहर आया। बाहर 3 कार खड़ी हुई थी। एक में आरजू और युवान बैठे हुए थे, दूसरे में साहिल, मनन, सूरज और विलेन। तीसरी कार में जिया, निखिल, काया बैठे हुए थे। बॉडीगार्ड ने जल्दी से रॉकी के हाथ से सामान लेकर कार में रखा। रॉकी भी काया के साथ जाकर बैठ गया। सारी गाड़ियां वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद सारी गाड़ियां एक विला के सामने रुकी। सभी कार से बाहर निकल कर आए। इतना बड़ा विला देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लोग अंदर आए। अंदर से विला और ज्यादा खूबसूरत था। जॉन, युवान ने आवाज दी। एक 40 साल का आदमी तुरंत वहां आया। उसके पीछे आकर सर्वेंट भी खड़े हो गए। सारे रूम साफ है? युवान ने जॉन को देखकर पूछा। जी सर, जैसे हमें पता चला आप आने वाले हैं, हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, जॉन ने सर झुकाकर कहा। ओक, इन सभी को इनके रूम्स दिखा दो और मेरा सामान मेरे रूम। इतना कहकर युवान ने आरजू को गोद में उठाया और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। युवान के उठाने पर आरजू चौंक गई। उसने झट से युवान के गले में बाहें डाल ली। आरजू ने युवान के पीछे की तरफ देखा, जहां सभी उन्हें ही हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। आरजू शर्मा गई। दोनों के जाने के बाद जिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह युवान सर कितने रोमांटिक है, कैसे आरजू को उठाकर लेकर गए हैं। सही कह रही हो, और ये जगह भी बहुत अच्छी है, किसी रॉयल फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, काया ने जल्दी से कहा। उनकी बात सुनकर रॉकी ने मुंह बना लिया। आज पता चला लड़कियां सच के बेवकूफ होती हैं, ये सब देखकर ये लोग कितनी जल्दी खुश हो जाती हैं, उसने खुद से कहा। आइए आप लोगों को आपके रूम्स दिखा दे, आप लोग आराम कर लीजिए, जॉन ने कहा। उसके बाद उसने सर्वेंट्स को इशारा किया। सभी सर्वेंट्स जल्दी से आगे बढ़ गए। युवान और आरजू का रूम 2nd फ्लोर पर था। फर्स्ट फ्लोर पर उन चारों लवर्स के रूम की थी। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ ही रुकने वाले थे। रूम में आते ही रॉकी सीधे बेड पर गिर गया। हास, अब जाकर आराम मिला है। काया ने सामान को एक तरफ रखा और रॉकी को घूरने लगी। क्या? रॉकी ने उससे देखकर कहा। कुछ नहीं, काया ने मुंह बनाकर कहा और बाथरूम में जाकर तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद किया, जिससे रॉकी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने एक आत्मा को गर्लफ्रेंड बना लिया है, ये मुझे घूर घूर कर ही मार देगी, उसने नमे सर हिलाते हुए कहा। दूसरी तरफ युवान ने आरजू को बेड पर बिठाया और उसे देखकर कहा, तुम खुश हो ना? हाँ बहुत, आरजू ने युवान के गले लगकर कहा। युवान का सर्द चेहरा नर्म हो गया। वो आरजू के साथ अकेले वक्त बिताना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि शायद आरजू को उसके दोस्तों की भी जरूरत पड़े, इसलिए उसने अचानक ही उन सभी को भी चलने को कहा। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे। रॉकी तो घोड़े बेचकर सो चुका था। काया अपने मेकअप किट को अरेंज कर रही थी। साहिल के रूम में साहिल और मनन भी सो गए थे।
विलेन के तुम में। सूरज विलेन के एक हाथ को पकड़कर सो रहा था, जिससे विलेन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वही जिया अपने कपड़े डिसाइड कर रही थी कि वह कब क्या पहनेंगी। निखिल अपने फोन पर काम कर रहा था। वो एक इंजीनियर था तो उसे काम लगा ही रहता था। युवान के रूम में आरजू किंग साइज बेड पर बीच में सो रही थी। युवान ने उसके दोनों तरफ तकिए लगाए हुए थे, जिससे उसे लगे कि वो उसके पास ही है। युवान बालकनी में खड़े होकर श्याम से बात कर रहा था। अब मुझे तुम्हें हर चीज बतानी पड़ेगी। उन लोगों को मेरी लोकेशन नहीं पता चलनी चाहिए, युवान ने सर्द आवाज में कहा। शाम का वक्त, सभी इस वक्त हॉल में मौजूद थे। शिवाय युवान के, वो सभी घूमने की प्लानिंग कर रहे थे कि पहले कहा जाए। सभी अपनी अपनी राय दे देते थे, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जिससे वो सभी आपस में लड़ने लगे। मैंने बोला ना, हम पहले बीच जाएंगे, सूरज ने मुंह फुला कर कहा। हाँ बिल्कुल, साहिल ने उसका साथ देते हुए कहा। उनके सपोर्ट में जिया, काया थे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले हम लोग दूधसागर फॉल्स देखने जाएंगे, रॉकी ने उन दोनों को घूर कर कहा, जिसके सपोर्ट में मनन था। तू नहीं मानेगा, साहिल ने उसे घूर कर कहा। बिल्कुल भी नहीं, रॉकी ने घमंड से कहा। ठीक है, भाई को आने दो, मैं उनसे कहूंगा, वो मेरी बात जरूर मानेंगे, साहिल ने दोनों को देखते हुए कहा। साहिल की बात सुनकर रॉकी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, जब खुद कुछ नहीं कर पाए तो भाई को बीच में ले आए। रॉकी, आरजू ने उसे घूरा तो रॉकी चुप हो गया। तू बता आरजू, तू पहले कहाँ जाएगी? तू जहाँ कहेगी हम सब वही जाएंगे, जिया ने रॉकी को देखकर कहा। हाँ आरजू, तू बता, रॉकी ने जल्दी से कहा। मैं, आरजू ने खुद की तरफ उंगली करते हुए कहा। हाँ, सभी ने उसकी तरफ देखते हुए पलकें झपका दी। मैं, ओ मम, मुझे पहले बीच देखना है, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरा बहुत मन है वहां जाने का। आरजू ने कुछ देर सोचकर फिर मुस्कुराते हुए कहा। ये आरजू की बात सुनकर सूरज, साहिल, जिया और काया खुश से चिल्ला पड़े। ये तो गलत बात है आरजू, रॉकी ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं रॉकी, पहले हम लोग बीच ही चले गए, मनन ने उसे समझाते हुए कहा। कुछ सीखो मनन से, वो तुरंत मान गया। एक तुम ही हो जिसका मुंह बना हुआ है, हूँ, काया ने उसे घूर कर कहा। अच्छा, तुम्हें वो बड़ा परफेक्ट लगता है, रॉकी ने तुरंत जवाब दिया। हाँ लगता है, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो बहुत अच्छे से साहिल का ख्याल रखता है, उसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन तुम तो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते हो, काया ने उसे घूर कर कहा। तुम भी तो मुझ पर ध्यान नहीं देती हो, या तो दूसरे लड़कों की तारीफ करती हो या मेकअप करती हो, रॉकी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर सभी हैरान थे। बेचारा मनन चुपचाप वहां से खिसक कर साहिल के पीछे हो गया, क्योंकि उसकी वजह से ही दोनों की लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि उसने कराई नहीं थी, लेकिन न चाहते भी वजह वही बन गया था। मनन को अपने पीछे छुपता देखकर साहिल उसके आगे से हट गया और उससे बोला, अब मेरे पास क्यों आ रहे हो? पहले तो मेरे खिलाफ थे ना, अब मुझसे दूर ही रहना। इतना कहकर साहिल दूसरी तरफ खड़ा हो गया। बेबी, मनन ने उसे लाचार होकर आवाज दी। दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम यहाँ घूमने आए हैं, एक दूसरे से लड़ाई करने नहीं, आरजू ने दोनों को रोकते हुए कहा। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। अच्छा, मैंने कब दूसरे लड़कों की तारीफ की? काया ने आंखें सिकोड़ कर कहा। अभी की, रॉकी ने भी आंखें सिकोड़ ली। अब दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। देखो तुम, जैसे ही दोनों फिर से कुछ बोलने वाले थे, तभी उन्हें तेज और सर्द आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखने लगे। युवान सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था, उसकी सर्द आंखें उन सभी को घूर कर देख रही थी। युवान को देखकर सूरज विलेन की बाहों में दुबक गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे युवान से बहुत डर लगता था। युवान चलकर उन सभी के पास आया और सभी को घूरते हुए देखने लगा। इतनी आवाज क्यों हो रही थी? क्या मेरा घर तुम लोगों का चिड़ियाघर बन गया है? उसने सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी ने डर से सर झुका लिया था। आरजू ने भी डर से थूक गटका और मुस्कुराते हुए युवान के पास आए और उसकी बाजू पकड़कर प्यार से बोली। वो हम लोग कल कहाँ घूमने जाएंगे वही डिसाइड कर रहे थे, लेकिन सब अलग जगह बता रहे थे तो थोड़ी आवाज तेज हो गई। उसकी बात सुनकर युवान ने उसे देखा तो आरजू ने जल्दी से अपनी पलकें झपका दी। युवान ने न में सर हिलाया और सभी को देखते हुए कहा, तुम लोगों को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब पहले ही डिसाइड कर लिया है। कल सभी लोग बीच जाएंगे। मुझे लगता है कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी ने जल्दी से न में सर हिला दिया। ठीक है, रात 8 बजे सभी डिनर टेबल पर मुझे मिलने चाहिए। इतना कहकर उसने आरजू की तरफ देखा और कहा, ऊपर चलो। युवान आगे बढ़ गया, आरजू भी तुरंत उसके पीछे पीछे चली गई। उनके जाते ही सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अब वहां सिर्फ सूरज और विलेन रह गए थे। चले, विलेन ने उसे सोचते हुए देखकर कहा। सूरज उसकी तरफ देखने लगा। कुछ पूछना है? विलेन ने पूछा। सूरज ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया।
पूछो, हमारी लड़ाई क्यों नहीं होती है? सूरज उसकी तरफ कंफ्यूज होकर पूछा। तुम चाहते हो हमारी लड़ाई हो? विलेन ने गहरी आवाज में पूछा। सूरज ने जल्दी से नमे सर हिला दिया। गुड, विलेन ने कहा और उसे लेकर वहां से चला गया। सेकंड फ्लोर, युवान रूम में आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे आरजू भी अंदर आई। उसने दरवाजा बंद किया और युवान की तरफ देखा, जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। युवान, आरजू ने आगे बढ़कर उसकी पीठ पर हाथ रखना चाहा। तभी युवान मुड़ा और झटके से आरजू को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। आरजू चौंक गई। युवान ने झुककर उसके होठों पर किस करने लगा, जिसमें आरजू भी उसका साथ देने लगी। दोनों को किस धीरे धीरे डीप होती चली गई। जैसे ही युवान ने आरजू को होठों को आजाद किया, आरजू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपना सर युवान के सीने पर रख दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? युवान ने आरजू को याद दिलाया। आरजू ने उसकी तरफ देखा। क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं, उसने कहा। युवान ने उसका सर अपने सीने पर रखते हुए कहा। हम सुबह पता चल जाएगा। आरजू ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर सर रखकर खड़ी रही। रात 8 बजे। सभी इस वक्त डिनर टेबल पर बैठे हुए थे, लेकिन सभी के चेहरे अजीब थे। काया और रॉकी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। साहिल और मनन एक दूसरे के सामने। जिया और निखिल एक दूसरे के सामने। युवान सेंटर टेबल पर बैठा हुआ था। जिसके पास आरजू बैठी हुई थी, उसी के बगल में काया, जिया, साहिल, सूरज बैठे हुए थे। सूरज के पास ही विलेन बैठा था। युवान के दूसरी तरफ एक सीट छोड़कर रॉकी, निखिल, मनन बैठे हुए थे। युवान के पास सबको बैठने के डर लग रहा था, इसलिए वहां पर कोई नहीं बैठा। टेबल पर अजीब सी शांति थी। सभी चुपचाप खाना खा रहे थे। आरजू सभी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। अचानक ही वो मुस्कुराए। अब देखती हूँ ये सब कैसे लड़ते हैं। अगली सुबह सभी हॉल में मौजूद थे, शिवाय आरजू और युवान के। ये आरजू अभी तक क्यों नहीं आए? जिया ने ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा। जरूर, युवान सर उसे नहीं छोड़ रहे होंगे, काया ने हंसते हुए कहा। उसकी बात पर रॉकी का मुंह बन गया। उसने काया की तरफ देखा, जो इस वक्त मिडी पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। रॉकी की नजर बार बार उस पर जा रही थी, लेकिन वो खुद को टफ दिखा रहा था। काया ने रॉकी को देखा और कहा, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी सुंदर लड़की इसके सामने खड़ी है, फिर भी इसकी नजरें कहीं और ही है। साहिल ने हल्की ढीली सी शर्ट पहनी हुई थी। उसने आगे की 3 बटन खोल रखे थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। नमन बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजाल है कि साहिल ने उसकी बात भी सुनी हो। सूरज ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना हुआ था। शेम उसी तरह विलेन ने भी पहना हुआ था। दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े थे। वही साहिल और काया एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। ओह, कब आएंगे भाई? साहिल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सभी सोफे पर बैठ गए, क्योंकि वो लोग आधे घंटे से उन लोगों का खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। ऊपर कमरे में माहौल ही अलग था। आरजू के कपड़े बेड पर पड़े हुए थे और वो उन्हीं कपड़ों के बीच गुस्से में बैठी हुई थी। मेरे कपड़े किसने पैक किए? एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है जिसे मैं बीच में पहन कर जा सकूं। मुझे इनमें से कोई भी नहीं पसंद। सारी फुल ड्रेस है, कोई भी शॉर्ट ड्रेस नहीं है। युवान चुपचाप सोफे पर बैठा उसे देखकर रहा था। वो ये कहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि उसने ही उसके कपड़े पैक किए थे। वो नहीं चाहता था कि आरजू कोई भी शॉर्ट ड्रेस पहने और लोग उसे देखे। आरजू को इस तरह की ड्रेस में देखने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका था। लिलिट रैबिट, तुम परेशान मत हो। मैं घर जाकर सर्वेंट्स को डांट लगाऊंगा जो उन्होंने तुम्हारे अच्छे कपड़े पैक नहीं किए। फिलहाल अभी जो है तुम वही पहन लो। देखो कितनी देर हो गई है, सब नीचे हमारा वेट कर रहे होंगे, युवान ने उसे समझाते हुए कहा। आरजू उसकी बात समझ भी गई थी, इसलिए वो उन्हीं से एक ड्रेस उठाकर चेंज करने चली गई। थोड़ी बाद दोनों नीचे आए। उनके आते ही सब आरजू को डांटना चाहते थे, लेकिन युवान की सर्द आंखें देखकर सभी ने अपने मुंह में ताला लगा लिया। चले, आरजू ने उन्हें देखकर खुशी से कहा। हाँ बिल्कुल, सभी ने सर हिला दिया। कुछ देर बाद बीच पर वहां पहुंचते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजर उन पर ही जा रही थी। युवान अभी भी उस सूजी को घूर कर देख रहा था। वही सूजी हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तभी आरजू आए और युवान के गले लगकर बोली, अभी मुझे भूख लगी है। अचानक आरजू के गले लगने पर युवान की सर्द आंखें नॉर्मल हो गई। उसने आरजू को अच्छे से पकड़ा और प्यार से कहा, बताओ क्या खाना है? सूजी हैरानी से दोनों को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था इन दोनों उसे इनविजिबल कर दिया हो। उसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, हे, आप कौन? उसकी आवाज सुनकर आरजू ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा। मैं इनकी वाइफ हूँ। ही इज रिजर्व। वाइफ सुनकर युवान हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी ये मुस्कान बहुत छोटी थी जो किसी की नजर में नहीं आई। ओह, सूजी ने अफसोस से कहा। आरजू ने उसे इग्नोर किया और युवान की तरफ देखकर बोली, अभी मुझे भूख लगी है। उसकी बात सुनकर युवान ने झुककर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर दी। अब ठीक है, उसने प्यार से कहा।
युवान की हरकत पर आरजू हल्का सा शर्मा गई। वैसे भी उसे भूख नहीं थी, वो तो युवान को उस लड़की से दूर करना चाहती थी। सूजी उन दोनों को घूरकर वहां से चली गई क्योंकि उसकी बात जो नहीं हो पाए। ये क्या किया तुमने युवान? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? आरजू ने अपनी नजरें झुकाकर कहा। युवान ने आरजू की दोनों पलकों को चूम कर कहा, युवान नहीं हबी। ये बात उसने बहुत ही धीरे से मगर गहरी आवाज में बोली थी, जिससे आरजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब से तुम मुझे हबी ही बोलोगी लिटिल रैबिट, युवान ने उसे अपने और करीब करके कहा। लेकिन मैं कैसे? आरजू से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। एक तो वो लोग पब्लिक प्लेस में थे, युवान का इस तरह से करीब आना उसके दिल में हलचल मचा रहा था, उसका चेहरा गर्म होता जा रहा था। युवान ने अपने होठ आरजू के तपते गालों पर रखे और कहा, अभी भी नहीं। ओके हबी। आरजू ने गहरी सांस ली और युवान से अलग होकर वहां से भाग गई। अगर वो थोड़ी देर वहां और रुकती तो पता नहीं क्या होता। आरजू जल्दी से उन दोनों के पास आए और अपने चेहरे में पानी मारने लगी। क्या हुआ तुम्हें आरजू? तुम तो युवान सर को सबक सिखाने गई थी। आरजू जब रिलैक्स हो गई तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने उस लड़की को उनसे दूर कर दिया और उन्हें भी बोला कि अब वो किसी को अपने पास ना आने दे। अच्छा ऐसा हुआ था, लेकिन यहाँ से देखने में तो नहीं लग रहा था, काया ने सोचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरजू इधर उधर देखते हुए बोली, तुम लोग दूर थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसने मन में सोचा, मैं हूँ बेवकूफ हूँ जो अपनी जलन के चलते खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। उसने मेरा फायदा उठा लिया। मुझे पता होना चाहिए था कि वो कभी किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ही ज्यादा दिखाने का शौक था। अब सबके सामने मुझे हबी कहना पड़ेगा। मुझे एक बार युवान से बात करनी चाहिए, शायद वो मान जाए। कहाँ खो गई? जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। कहीं नहीं, आरजू ने कहा। फिर वो लोग वापस से एंजॉय करने लगे। उन्होंने बहुत सारी फोटो भी ली। अरे वो देखो, ये लड़के कितने मजे कर रहे हैं, आरजू ने उन दोनों को इशारा करके कहा। दोनों ने उस तरफ देखा जिधर सारे लड़के थे, उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। वो लोग आपस में फोटो ले रहे थे। जिया और काया ने एक दूसरे को देखा और उस तरफ बढ़ गई जिधर कुछ यंग बॉयज स्विमिंग कर रहे थे। आरजू समझ गई थी ये लोग कुछ प्लान की है। वो युवान की तरफ बढ़ गई। वो एक टेबल पर बैठा हुआ था, वो भी उसी के पास बैठ गई। उसने देखा टेबल पर उसके पसंद का खाना था। क्या मुझे रिश्वत दी जा रही है? उसने मन में सोचा। आरजू ने युवान की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसने उसके सामने कहने से पहले अपने शब्दों को सोचा और धीरे से कहा, हबी, अगर मैं आपको सबके ना हबी ना बोलकर अकेले में बोलूं, मतलब जब हम दोनों साथ में हो तब, ये सही रहेगा ना? उसकी बात सुनकर युवान ने अपनी आंखों पर से गोगल हटाकर टेबल पर रखा और कहा, ओके। क्या इतनी जल्दी मान गया? आरजू खुश हो गई। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? ओह गॉड, मुझे पता था ये इतनी जल्दी मान ही नहीं सकता था। ये इंसान अभी भी बस अपना फायदा सोच रहा था। टिपिकल बिजनेसमैन है, आरजू ने मन में सोचा। तो बताओ इसके बदले में आपको क्या चाहिए? आरजू ने काफी सीरियस होकर कहा, जैसे वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रही हो। बस एक प्रॉमिस, मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी, मैं जो चाहूंगा तुम वो करने दोगी, युवान ने बड़े आराम से कहा। है, ये कैसा प्रॉमिस है? आरजू उसकी तरफ गुस्से से देखने लगी। ये तो दो हुए, मेरे लिए तो एक ही है। तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है, वरना सबके सामने मुझे हबी कहना होगा। और तुम जानती हो मेरी बात को न नहीं कह सकती हो, युवान ने अपनी आंखें सर्द कर कहा। हालांकि वो आरजू के प्रति कभी कठोर हो ही नहीं सकता, लेकिन कभी कभी उसे होना पड़ता है, वो भी सिर्फ आरजू की वजह से। आरजू सोच पर पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन आरजू के पास इतनी सोचने की हिम्मत नहीं थी। हारकर उसने कहा, ठीक है, प्रॉमिस। युवान शातिर तरीके से मुस्कुराया और तुरंत खड़े होकर आरजू को गोद में उठाकर कार की तरफ बढ़ गया। हम कहाँ जा रहे? आरजू ने हैरानी से पूछा। बहुत जल्द पता चल जाएगा वाइफी, युवान ने कहा और आगे बढ़ गया। इधर बीच में अलग ही सीन चल रहा था। काया को उन लड़कों के साथ देखकर रॉकी गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। तभी सूरज ने कहा, अगर अपनी अकड़ में रहोगे तो काया को खो दोगे। देख लो, उसे लड़कों को कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर रॉकी सूरज की तरफ गुस्से से देखने लगा। बेचारा सूरज जल्दी से विलेन की बाहों में दुबक गया। रॉकी, विलेन ने सख्त होकर कहा, अपने कबूतर को संभाल, कम बोला करे। इतना कहकर रॉकी तुरंत वहां से चला गया। मैं कबूतर नहीं हूँ, सूरज ने मुंह बनाकर कहा। विलेन ने न में सर हिला दिया। रॉकी के जाने के बाद सूरज ने निखिल की तरफ देखा, जो अभी भी लड़कियों के साथ फोटो क्लिक करवा रहा था। सूरज ने मुंह बनाया और उसे आवाज देकर कहा, निखिल भैया उस तरफ देखिए, जिया दीदी को। निखिल ने सूरज की तरफ देखा जो उसे सामने देखने का इशारा कर रहा था। सामने देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। इन लड़कों को इतनी हिम्मत, मेरी बेबी के साथ फोटो ले। इतना कहकर वो गुस्से से उस तरफ बढ़ गया। क्या होगा इन लोगों का अगर मैं ध्यान न दूं तो?
सूरज ने गहरी सांस लेकर किसी बड़े की तरह कहा। उसकी बात सुनकर विलेन ने उसके सर को सहलाकर कहा, आज तुमने बहुत काम कर लिया है, चलो अब आराम कर लो। सूरज को विलेन की बात समझ नहीं आई, वो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कौन सा काम किया? विलेन ने कुछ नहीं कहा, अगर वो कुछ बोलता तो उसकी ही शामत थी। वो सूरज को लेकर दूसरी तरफ चला गया, जहां साहिल एक पर एक पोज दिए जा रहा था, वहीं मनन उसकी तस्वीर खींचकर थक चुका था। यार बस ना, मैं थक गया हूँ, मनन ने हार मानते हुए कहा। साहिल ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बस यही तुम्हारा प्यार था, तुम अब मेरी फोटो भी नहीं ले सकते हो। उसके बाद वो आगे आकर उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा, तुम रहने दो, मैं किसी और की हेल्प ले लूंगा। क्या बेबी, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मनन ने जल्दी से साहिल के हाथ से फोन लेकर कहा, तुम पोज दो, मैं तुम्हारी फोटो क्लिक करता हूँ। साहिल खुश हो गया और पोज देने लगा। मनन ने मन में कहा, बच गया, बड़ी मुश्किल से मनाया था, फिर से नाराज हो जाता तो मेरा क्या होता। दूसरी तरफ विला में युवान आरजू को गोद में लिए अंदर आया। दी, आहान ने उसे आवाज दी। आहान की आवाज सुनकर आरजू ने सामने की तरफ देखा। आहान को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। युवान ने उसे अपनी गोद से नीचे उतारा। आरजू तुरंत आहान की तरफ बढ़ गई और उसके गले लग गई। वो बहुत खुश थी। तुम यहाँ कैसे? आरजू ने उससे अलग होकर पूछा। जीजू ने बुलाया मुझे, आहान ने युवान की तरफ इशारा करके कहा। आरजू ने युवान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। आरजू झट से युवान के गले लग गई और बोली, आपको कैसे पता? मैं आहान को मिस कर रही थी। मैं तुम्हारी हर सांस को जानता हूँ, तो फिर ये कैसे नहीं जानता? जब तुमने सभी दोस्तों को देखा तो तुम्हें लगा था कि काश यहाँ आहान भी होता, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। उसे भी हक है अपनी बहन के साथ कुछ वक्त बिताने का। युवान ने आरजू के माथे को चूमकर कहा। आरजू खुश हो गई। उसने आहान को देखकर कहा, जाओ तुम लोग विला देख लो, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। दोनों सर हिलाकर चले गए। युवान ने अपना फोन निकाला, उस पर मैसेज आया हुआ था, कैफे नाइट। युवान तुरंत बाहर निकल गया। बीच पर रॉकी ने झट से काया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। काया इसके लिए तैयार नहीं थी, वो सीधा रॉकी ने सीने से टकराए। काया ने सर ऊपर करके देखा तो रॉकी गुस्से से उन लड़कों को देख रहा था। लड़के तुरंत ही वहां से चले गए। अब रॉकी ने काया की तरफ देखा, जो उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। तुम इन लड़कों के साथ क्या कर रही थी? रॉकी ने गुस्से से पूछा। वही जो तुम उन लड़कियों के साथ कर रहे थे, काया ने ये घूरते हुए कहा। अब जाकर रॉकी को समझ आया कि गलती उसकी थी। उसने काया को अपनी गोद में उठाया और दूसरी तरफ ले गया। उन दोनों के जाते ही निखिल भी जिया के पास आया। बेबी, तुम मुझे छोड़कर उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी? अब याद आई है मेरी? क्यों लड़कियों ने छोड़ दिया? जिया ने ताना देते हुए कहा। बेबी, मैं बस खड़ा था, तुम तो जानती हो ना, निखिल ने जल्दी से कहा और आगे बढ़कर उसके गालों पर किस कर लिया। जिया मुस्कुरा दी। दोनों ने फिर खूब एंजॉय किया। शाम को सभी विला आए। सभी थक चुके थे, इसलिए अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। आरजू वही हॉल में बैठी हुई थी, क्योंकि युवान दोपहर से वापस नहीं आया था। उसने कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आहान भी दिन भर आरजू के साथ बिताकर थककर सो चुका था। आरजू की नजरें दरवाजे पर ही टिकी थी। देखते देखते रात के 8 बज चुके थे। अब आरजू को गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी हुई, हम यहाँ एंजॉय करने आए थे और इन्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से से ऊपर अपने रूम में चली गई। दूसरी तरफ नाइट कैफे में युवान किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके पीछे श्याम खड़ा था। सामने सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके बगल में सूजी बैठी हुई थी, जो युवान को देखे जा रही थी। उसकी नजरें ही बता रही थी कि वो युवान को स्कैन कर रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने हमारे साथ डील कैंसिल क्यों की, किन? सामने बैठे हुए आदमी ने कहा। यह तुम्हें तब सोचना चाहिए था लोम, जब तुम गैर कानूनी काम कर रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, किन को काम में लापरवाही पसंद नहीं है, श्याम ने कहा। हाँ तो अगर थोड़ा बहुत ड्रग्स एड हो भी गया तो क्या हुआ, उसमें फायदा हमारा ही होगा, लोगों को उनकी आदत पड़ जाएगी। लोम ने कहा। तुम्हें उनकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं किसी मासूम को बलि नहीं चढ़ने दूंगा और मेरे डील कैंसिल के बाद कोई भी तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं खरीदेगा। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है, युवान ने खड़े होकर सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज में भारीपन महसूस। लोम की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। युवान बाहर निकल गया, उसके पीछे पीछे श्याम भी। उनके जाने के बाद लोम ने टेबल पर लात मारकर कहा, ये किन समझता क्या है आपने आपको, मैं इसे जान से मार दूंगा। भाई, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आखिर दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी खूबसूरती देखकर पिघला ना हो। इसे भी मैंने अपना गुलाम ना बना दिया तो मेरा नाम सूजी नहीं। आप बस मुझे मौका दो। सूजी ने लोम के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ठीक है, ये सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ, मुझे गोवा पर वापस से अपना अधिकार चाहिए।
इतना कहकर लोम वहां से चला गया। सूजी शैतानी तरीके से मुस्कुराए और बोली, अब तुम देखना किन कैसे मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाती हूँ। आधी रात का वक्त, युवान श्याम के साथ विला वापस आया। पूरे विला में शांति थी। उसने श्याम को देखकर कहा, लेफ्ट साइड एक गेस्ट रूम है, जाकर रेस्ट कर लो। श्याम सर हिलाकर वहां से चला गया। युवान अपने रूम की तरफ बढ़ गया। युवान कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो देखा कि पूरे कमरे में अंधेरा था। उसने दरवाजे के पास लगे स्विच को ऑन किया। पूरे कमरे में उजाला हो गया। उसने दरवाजा बंद कर पलट कर देखा तो उसे हाथ बांधे आरजू खड़ी दिखी, जो उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रही थी। तुम सोई नहीं अभी? युवान ने अपना कोट उतारते हुए कहा, ये कोई आने का टाइम है, हम यहाँ घूमने आए हैं, न कि मीटिंग अटेंड करने। आरजू ने गुस्से से कहा। युवान ने कुछ भी नहीं कहा, अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। उसे कुछ न बोलता देखकर आरजू और ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से से बेड की तरफ देखा, फिर एक पिलो उठाकर सोफे पर रख दिया और कंबल लेकर सोफे पर लेट गई। उसने खुद को पूरी तरह से ढक लिया था। थोड़ी देर बाद युवान चेंज कर बाहर आया। उसकी नजरें सीधा बेड पर गई। बेड खाली देखकर उसने नजरें घुमाई तो सोफे को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। युवान चलकर सोफे के पास आया और आरजू को कंबल के साथ ही उठा लिया। आरजू चौंक गई। युवान ने आरजू को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके साथ लेट गया। आरजू फिर से उठने लगी। युवान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे आरजू युवान के ऊपर आ गई। युवान ने आरजू के बिखरे बालों को सही करते हुए कहा, लिटिल रैबिट। उसकी गहरी आवाज सुनकर आरजू उसकी तरफ देखने लगी। युवान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब से लेट नहीं होगा, मैं तुम्हें अब शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। प्रॉमिस, आरजू ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। प्रॉमिस, युवान ने कहा। आरजू झट से मुस्कुराकर उसके सीने से लग गई और बोली, प्लीज अगली बार से इतनी देर से मत आना, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप मेरे साथ नहीं होते हो। उसकी बातें सुनकर युवान ने आरजू की पीठ रब करते हुए बस हम कहा। वो अपने टच से ही आरजू को अच्छा फील करवाना चाहता था। आरजू ने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे पता था उसके बॉयफ्रेंड के पास शब्दों की बहुत कमी है, लेकिन उसका एक प्यार भरा स्पर्श ही ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि वो हमेशा आपके साथ है। आरजू गहरी नींद में जा चुकी थी। युवान ने आरजू को अपने और करीब किया, फिर दोनों के ऊपर अच्छे कंबल डाल लिया। उसकी नजरें आरजू के चेहरे पर ही थी, जिस पर उसे सुकून नजर आ रहा था। युवान उसे देखते हुए सो गया। अगली सुबह नाश्ता कर सभी बाहर घूमने के लिए निकल गए। उन्होंने आज अपने आसपास छोटी छोटी जगह देखी। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। शाम तक सभी घर आ गए। ऐसे ही उन्हें एक हफ्ता बीत गया। उन्होंने इस एक हफ्ते बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सबसे ज्यादा आरजू ने, उसके चेहरे की खुशी ही बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। सूजी को युवान के पास जाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि या तो वो आरजू के साथ रहता या फिर शाम के साथ। उसने उस पर नजर रखी हुई थी। सुबह का वक्त, सभी एक वक्त हॉल में बैठे हुए थे। देखो दोस्तों, हमारे बस आज का टाइम है, कल हम सभी को वापस जाना होगा, तो क्यों ना आज क्लब चलते हैं? रॉकी ने सभी को देखते हुए कहा। उसकी बात पर सभी ने सर हिला दिया। जाना तो सभी चाहते थे, लेकिन अब वो बोले कैसे किसी को समझ नहीं आ रहा था। ठीक है रॉकी, जा तू युवान सर से बात कर। क्या? सूरज ने जल्दी से कहा। अबे तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों जाऊं? जाना तुम सभी चाहते हो, लेकिन बकरा मैं बनूं, तू चला जा। रॉकी ने सूरज को घूरकर देखते हुए कहा। सूरज ने मुंह बना लिया। अब क्या करे? जिया ने कहा। एक आइडिया है, आहान ने कहा, जो अब वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो गया था। क्या? सभी ने एक साथ कहा। दी, हम आरजू दी से बोल सकते हैं। आहान ने उन सभी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आरजू तो युवान सर के साथ बाहर गई हुई है, अब हम क्या करें? काया ने कहा। उसकी बात पर सब वापस से चुप हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। सुपर मॉल, आरजू युवान का हाथ पकड़े खुशी खुशी मॉल में घूम रही थी। वो दोनों आज अकेले बाहर आए थे, इसलिए वो काफी खुश थी। लिटिल रैबिट, हमें मॉल में घूमते हुए 1 घंटा हो चुका है, तुम्हें कुछ लेना भी है या नहीं? युवान ने हल्की चिड़न भरी आवाज में कहा, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन आज आरजू की वजह से वो इस तरह मॉल में घूम रहा था। उसकी बात सुनकर आरजू ने इधर उधर देखते हुए बेपरवाही से कहा, लेना है ना? कुछ अच्छा दिखे तब ना। युवान ने सर हिला दिया। दोनों फिर 4th फ्लोर पर आए। आरजू की नजर एक साड़ी पर गई जो ब्लैक कलर की थी, काफी खूबसूरत। न चाहते हुए भी उसके कदम उस तरफ चल पड़े। आरजू चमक भरी आंखों से उस साड़ी को देख रही थी। उसकी ये हरकत युवान की नजरों से छुप नहीं पाई। तभी उस टो का सेल्स बॉय वहां आया। मैडम, आपने काफी अच्छी साड़ी चूज की है, इसका प्राइस बस 50,000 है, ये सिंगल पीस है। आरजू कुछ कहती उससे पहले ही युवान बोल पड़ा, पैक कर दो। सेल्स बॉय मुस्कुराकर बोला, ओके सर, और वहां से चला गया। आरजू हैरानी से युवान की तरफ देखने लगी। वो काफी महंगी थी। उसने कहा, सो वॉट, आई डोंट केयर। युवान इतना कहकर आरजू को लेकर शॉप के अंदर चला गया। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए।
आरजू के हाथ में साड़ी का पैकेट था, वो काफी खुश थी। और कुछ? युवान ने उसके सर को सहलाते हुए पूछा। देखते हैं, आरजू ने दांत दिखाते हुए कहा। दोनों फिर से इधर उधर घूमने लगे। तभी युवान का फोन बजने लगा। 1 मिनट, उसने आरजू को रुकने का इशारा किया। उसके कॉल पिक किया। हेलो, वो बात करते हुए थोड़ा साइड हो गया। आरजू वहीं पर खड़ी इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर एक टेडी पर गई। वो बड़ा और क्यूट था। आरजू वहीं पर खड़े होकर उसे देखने लगी। इधर युवान अपनी बात खत्म कर जैसे ही पीछे मुड़ा, किसी से टकरा गया। उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। सॉरी, कहीं आपको लगी तो नहीं? सूजी ने जल्दी से कहा। युवान ने उसके हाथ की तरफ देखा जिसमें उसने कुछ रोजेस लिए हुए थे। आपको कहाँ लगी? सूजी ये बोलकर उसका हाथ पकड़ने को हुई, लेकिन तभी युवान एक कदम पीछे हुआ और वहां से चला गया, क्योंकि अचानक उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। वो आरजू के पास आया। घर चले, उसने आरजू का हाथ पकड़कर कहा। लेकिन मुझे वो टेडी बियर लेना है, आरजू ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। बाद में, मैं इसे मंगा दूंगा। इतना कहकर वो आरजू की बात बिना सुने ही उसे वहां से ले गया। दूर खड़ी सूजी ये सब देख रही थी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इस ड्रग से बच नहीं सकते हो। ये अपना असर तुरंत दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में तुम मेरे पास होगे, सूजी कहते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा दी। वही युवान आरजू को मॉल से बाहर लेकर आ गया था। उसे काफी अजीब लग रहा था, सर भारी सा हो रहा था। उसने अपना हाथ सर पर रख लिया। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। युवान, क्या हुआ आपको? आरजू ने तुरंत उसे संभाल लिया। युवान कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे ऐसे देखकर आरजू काफी ज्यादा घबरा गई थी। युवान, आप ठीक तो है ना? आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आरजू ने उसे एक दीवार के सहारे खड़ा किया और खुद जल्दी से कार की तरफ बढ़ गई। आरजू के जाने के बाद सूजी युवान के पास आए और उसके चेहरे पर हाथ रखकर प्यार से बोली। काश तुम पहले मान जाते तो इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी तुम इस तकलीफ से बच सकते हो। मेरे हो जाओ। अचानक युवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने आंखें खोली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। एक पल के लिए सूजी घबरा गई थी, लेकिन वो जानती थी कि युवान उसका कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो जल्द ही संभल गई। युवान ने पूरी ताकत के साथ उसका हाथ झटक दिया। सूजी मुस्कुरा दी और अपने हाथ को देखते हुए बोली, अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि ड्रग ने अपना असर शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद तुम मेरी इन्हीं बाहों में होगे। सूजी की बात सुनकर युवान बस अपनी लाल आंखों से उससे घूर रहा था, क्योंकि ड्रग का असर इस हद तक था कि उसके शरीर की सारी ताकत जैसी खत्म हो गई हो। न तो उससे बोला जा रहा था और न ही उससे हिला जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। चलो भी, अब रहने दो, मेरे साथ चलो। इतना कहकर सूजी युवान का हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर रखा और कमर से पकड़कर वहां से ले जाने लगी। युवान की आंखें वापस से बंद हो गई थी, जिसका फायदा सूजी ने उठाया और युवान को वहां से लेकर जाने लगी। अगर युवान होश में होता तो सूजी उसे हाथ भी नहीं लगा पाती। सूजी जैसे ही युवान को लेकर कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी उसे आवाज सुनाई दी। आप युवान को लेकर कहाँ जा रही है? सूजी जैसे ही युवान को लेकर कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी उसे आवाज सुनाई दी। आप युवान को लेकर कहाँ जा रही है? आवाज सुनकर सूजी रुक गई। वो जानती थी ये कौन है। आरजू उनके सामने आई। युवान का हाथ सूजी के कंधे पर देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर गई। वो सूजी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। अचानक उसने सूजी को धक्का दे दिया, जिससे सूजी कुछ कदम लखा गई। उसकी पकड़ युवान के हाथ से छूट गई। युवान गिरता उससे पहले ही आरजू ने उसे संभाल लिया, लेकिन वो उसे लेकर जमीन पर बैठ गई क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। आरजू उसे खड़ा भी नहीं कर पा रही थी। सूजी ने खुद को संभाला और आरजू को देखते हुए कहा, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था बच्ची, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ओ आंटी, तुम मुझे बच्ची समझने की गलती मत करना, आरजू ने उसे तुरंत जवाब दिया। पकड़ो इस लड़की को, सूजी ने कुछ दूर खड़े हुए आदमियों की तरफ इशारा करके कहा। वो आदमी तुरंत आरजू की तरफ बढ़े। आरजू ने युवान को दीवार के सहारे बिठाया और खड़ी हो गई। उसने उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। एक आदमी ने जैसे ही आरजू का हाथ पकड़ना चाहा, आरजू ने उसे एक लात मारी। दूसरे का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, उसे धक्का दिया, तीसरे को अपने हाथों से रोका। उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। आरजू को इस तरह लड़ते देखकर सूजी हैरान थी। उसे समझ आ गया था कि आरजू को पकड़ना आसान नहीं होगा। उसने युवान की तरफ देखा जो जमीन पर बेहोश बैठा हुआ था। उसने जल्दी अपने कदम युवान की तरफ बढ़ा दिए। वो उसे छू पाती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ... उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि श्याम कुछ गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ था। सूजी काफी डर गई थी। श्याम ने जब आरजू को इस तरह लड़ते देखा तो वो हैरान हो गया। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को आरजू की हेल्प करने के लिए कहा। इधर श्याम की नजर हटते ही सूजी उसे धक्का देकर वहां से भाग गई थी। कुछ देर बाद आरजू श्याम के साथ मिलकर उसे घर ले आई थी, जहां पहले ही डॉक्टर मौजूद था।
कमरे में आरजू परेशान होकर युवान के पास बैठी हुई थी। उसी कमरे में श्याम भी था। बाकी सभी हॉल में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। युवान की हालत देखकर सभी परेशान हो गए थे। युवान का चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने श्याम की तरफ देखा और कहा, काफी खतरनाक ड्रग दिया गया है इन्हें। ये वही ड्रग है जो यहाँ के लोगों को सामान में मिलाकर दिया जा रहा था, लेकिन किन पर इसका हाई डोज दिया गया है। अभी हमारे पास इसका एंटीडोट नहीं है। जब तक ड्रग का असर रहेगा किन होश में नहीं आएंगे। अगर 24 घंटे के अंदर ड्रग का असर खत्म नहीं हुआ तो किन की जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर आरजू और श्याम काफी परेशान हो गए। तो आप बनाए जल्द से जल्द एंटीडोट, आरजू ने तुरंत कहा। ये हमारे बस में नहीं है क्योंकि इसका एंटीडोट बनाने के लिए इस ड्रग की भी जरूरत होगी और अभी हमें ये भी नहीं पता है कि वो किन पर कितना असर करेगा। डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे युवान को बचाएंगे। आरजू ने युवान की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जो हमेशा उसकी रक्षा करता आया था, आज जब उसे जरूरत है तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक रास्ता है, डॉक्टर ने कहा। श्याम और आरजू उनकी तरफ देखने लगे। जिनके पास ये ड्रग है उन्होंने एंटीडोट भी जरूर बनाया होगा ताकि अपना फायदा निकाल सके। आपको बस वो एंटीडोट उनसे लाना होगा, डॉक्टर ने कहा। उसकी बात सुनकर आरजू ने युवान के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे युवान को ठीक करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन युवान को कुछ नहीं होने दूंगी। वही श्याम अपनी अलग ही सोच में खोया हुआ था। रात का वक्त, आरजू युवान के पास बैठी हुई थी। तभी वहां श्याम आया। मैडम, उसने आरजू को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर आरजू युवान के पास से उठकर उसकी तरफ आई। क्या हुआ, उसने श्याम को परेशान देखकर पूछा। आप ये करना चाहती हैं, इससे आपको खतरा भी हो सकता है। वो कोई आम आदमी नहीं है। आप देख ही रही है बॉस की क्या हालत हुई है। अगर आपको कुछ हुआ तो बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, श्याम ने आरजू को समझाते हुए कहा। आरजू ने पलटकर युवान की तरफ देखा और कहा, मैंने सोच लिया है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं होता है। मुझे कैसे भी करके युवान को ठीक करना है। ठीक है, फिर थोड़ी देर में हमें निकलना होगा क्योंकि ये आखिरी चांस है हमारे पास, श्याम ने कहा। ठीक है, आरजू ने कहा और रेडी होने चली गई। उसके जाते ही श्याम ने युवान की तरफ देखा और बिल्कुल शांत होकर बेड पर लेटा हुआ था। वो चलकर उसके पास आया और बोला, आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, इससे मैडम को खतरा भी हो सकता है। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आरजू श्याम के साथ हॉल में खड़ी हुई थी। सभी उसे घेर कर खड़े हुए थे। आरजू, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम्हारी मदद हम भी करेंगे, हमें भी ले चलो अपने साथ, रॉकी ने कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग घर पर ही रहो, मैं तुम सबकी लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, आरजू ने सभी को समझाते हुए कहा। प्लीज आरजू, मुझे भी भाई के लिए कुछ करना है, मना मत करो, जब तक तुम नहीं कहोगी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, साहिल ने रोनी सूरत बनाकर कहा। उसका चेहरा काफी उतर गया था, उससे युवान की हालत नहीं देखी जा रही थी। प्लीज आरजू, सभी ने एक साथ कहा। ओके ठीक है, लेकिन सभी एक साथ रहोगे, जो मैं कहूंगी वही तुम लोग करोगे, आरजू ने सभी को वार्निंग भरे लहजे में कहा। सभी ने अच्छे बच्चे की तरह सर हिला दिया। आहान और छोटकू, तुम दोनों ही नहीं जाओगे, आरजू ने दोनों की तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सूरज ने मुंह बना लिया। वहीं आहान भी हैरान था और सूरज विलेन की तरफ अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखने लगा, क्योंकि उसे पता था आरजू ना सही लेकिन विलेन जरूर उसे ले जाने के लिए हाँ करेगा। हाँ बेबी, आरजू सही कह रही है, तुम घर पर ही रहो, वहां रहोगे तो मेरा ध्यान भी बार बार तुम पर जाएगा और मैं आरजू की मदद नहीं कर पाऊंगा, विलेन ने सूरज की आंखों में देखते हुए कहा। विलेन को सख्त बोलता देखकर सूरज ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था विलेन कभी कभी ही उससे न बोलता था, वो भी तब जब बात सीरियस हो। सूरज ने हाँ में सर हिला दिया। सूरज को हाँ बोलता देखकर आहान भी कुछ नहीं बोला। सूरज और आहान को छोड़कर बाकी सब वहां से चले गए। रात के 9 बज रहे थे। एक क्लब में बहुत ज्यादा भीड़ थी। सभी लड़के और लड़कियां नशे में एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। तभी दरवाजे से 3 लड़कियां अंदर आई। वो और कोई नहीं, आरजू, माया और जिया थी। तीनों ने इस वक्त वन पीस पहना हुआ था, जिसमें उनका फिगर काफी दिखाई दे रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा कर अंदर की तरफ बढ़ गई। उनके जाते ही कुछ देर बाद 5 लड़के दरवाजे से आए। उन सभी के बाल अलग अलग कलर के थे, लेकिन सभी हॉट लग रहे थे। उनके अंदर आते ही सभी लड़कियों की नजर उन्हीं पर जा रही थी। वो पांचों जाकर एक तरफ बैठ गए, जिसमें मनन, रॉकी, निखिल, विलेन और साहिल था। ये तीनों लड़कियां कहाँ है? रॉकी ने इधर उधर देखकर पूछा। पता नहीं, मुझे भी नहीं दिख रही है, निखिल ने इधर उधर देखते हुए कहा। तभी एक लड़की चलकर आए और विलेन के बगल में बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाय हैंडसम। उसके एक हाथ में वाइन का ग्लास था, दूसरा हाथ विलेन की थाई पर था, जिसे वो हल्के हल्के से सहला रही थी। ये देखकर उन चारों का मुंह हैरानी से खुल गया, क्योंकि वो और कोई नहीं सूझी थी। वही विलेन उसे ठंडी नजरों से देख रहा था।
अचानक उसने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया, तभी उसकी नजर रॉकी पर गई जो नमे सर हिला रहा था। विलेन ने उसे इग्नोर करके सूजी का हाथ झटक दिया। आई लव दिस एटीट्यूड, उसने वाइन का सिप लेते हुए कहा। फिर वो उसकी तरफ झुकी और अपनी ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, तुम्हारे पास ड्रिंक नहीं है, ये लो तुम मेरी ड्रिंक ले लो, जब तक हमारे ऊपर नशा नहीं चढ़ेगा तब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। विलेन ने उसे घूरते हुए कहा, मैं सस्ते नशे नहीं करता, कुछ अलग हो तो बताओ। उसकी बात सुनकर सूजी चौंक गई। अचानक उसकी मुस्कान गहरी हो गई। जरूर, चलो ऐसा नशा दूंगी कि तुम उस नशे से बाहर नहीं निकल पाओगे, सूजी ने खड़े होकर कहा। आज तक ऐसा कोई नशा नहीं है जो मुझे कंट्रोल कर सके, विलेन ने ठंडी आवाज में कहा। सिर्फ हमारे कबूतर को छोड़कर, रॉकी ने मुंह दबाकर हंसते हुए कहा। उसकी बात पर तीनों हल्के से मुस्कुरा दिए। हाय, दूसरी बार कोई ऐसा मिला है जो इतना सख्त है, मजा आएगा इसके साथ खेलकर। सूजी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी। एक मौका तो दो, तुम्हें निराश नहीं करूंगी, सूजी उसकी तरफ झुककर बोली, जिससे उसकी ड्रेस थोड़ी नीचे हो गई। लेकिन विलेन की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए भी उसने अपनी नजरें इधर से उधर नहीं की। ये विलेन क्या कर रहा है, रॉकी ने मुंह बनाकर कहा। तुम थोड़ा शांत रहोगे, मनन ने रॉकी को घूरते हुए कहा। हाँ मत सुनो मेरी, जब हम इसकी वजह से मुसीबत में फंसेंगे तब मुझे मत बोलना, रॉकी ने मुंह बिगाड़ कर कहा। उसकी बात पर तीनों उसे घूरने लगे। अपनी तरफ उन्हें घूरता देखकर रॉकी हड़बड़ा गया। विलेन अभी भी सूजी की आंखों में देख रहा था, जिसमें उसे खुद के लिए हवस साफ दिखाई दे रही थी। एक लड़की होकर वो ऐसी हरकतें कर सकती थी, विलेन ये सोचकर ही हैरान था। उसने अपने सर को झटक कर खुद को समझाया कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ इस बदतमीज लड़की की तरह भी। अचानक वो खड़ा हुआ, उसने अपना ब्लेजर सही करते हुए उन चारों की तरफ देखकर कहा, दोस्तों तुम लोग एंजॉय करो, मैं जरा अभी आता हूँ। फिर उसने सूजी की तरफ देखा और कहा, चले। ऑफ कोर्स, सूजी मुस्कुराए, वो आगे बढ़ गई, उसी के पीछे पीछे विलेन भी चला गया। उसके जाते ही चारों खड़े हुए। यही मौका है हमारे पास उन तीनों को ढूंढने का। आखिर कहाँ है वो तीनों, साहिल ने कहा। एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग होकर ढूंढते हैं, जिसे पहले मिलेगी वो दूसरे को बता देगा, मनन ने कहा। उसकी बात पर सभी ने सर हिलाया और पूरे क्लब में फैल गए। दूसरी तरफ तीन अलग अलग रूम में आरजू, काया और जिया थे। हुआ ये था कि अंदर आकर तीनों सीधे फर्स्ट फ्लोर के काउंटर पर चली गई। तभी कुछ लड़के उनके करीब आकर बैठ गए। आरजू इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर एक तरफ सोफे पर बैठे हुए आदमी पर गई। ये वही था जिसकी वजह से युवान की हालत खराब हुई थी। आरजू ने काया और जिया को इशारा किया, उन्होंने सर हिला दिया। आरजू खड़ी हुई और उस आदमी की तरफ बढ़ गई। लोम अपने क्लाइंट के साथ डील के बारे में डिस्कस कर रहा था। उसने युवान की धमकी को इग्नोर कर दिया था। वो आज बहुत बड़ी डील करने वाला था। वो बातों में ही लगा हुआ था कि उसे कुछ आवाजें आई, जिससे उसे डिस्टर्ब हो रहा था। उसने अपने पीछे खड़े आदमी को इशारा किया, आदमी तुरंत वहां से चला गया। इधर आरजू एक वेटर के ऊपर चिल्ला रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर ये ड्रिंक गिराने की, तुम्हें पता भी है मेरी ड्रेस कितनी महंगी थी, बुलाओ अपने मैनेजर को, मुझे उसी से बात करनी है, आरजू ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज सुनकर काया और जिया भी उसी के पास आ गए थे। ये फर्स्ट फ्लोर था जहां पर लोग कम थे, जिस वजह से आरजू की आवाज लोम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिस गार्ड को लोम ने भेजा था वो भी उसे शांत नहीं करा पाया। लोम से और बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने क्लाइंट की तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ देर में वापस आया। लोम उठकर आरजू की तरफ आया, क्या हो रहा है यहाँ, उसने तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर उन सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। आप कौन, आरजू ने तीखी नजरों से देखते हुए पूछा। आरजू की आवाज सुनकर लोम की नजर आरजू पर गई। वो उसे देखता ही रह गया। ब्लैक वन पीस में वो बहुत कमाल लग रही थी। लोम की नजर उस पर ही अटक गई थी। आरजू अपने ऊपर उसकी अजीब नजरें महसूस कर रही थी। उसने भी उसे घूरा। लोम मुस्कुराया और आरजू के पास आकर बोला, आई एम ओना, क्या आपको कोई दिक्कत है मिस? आरजू ने लोम को देखकर सीरियस होकर कहा, ये कैसा स्टाफ है आपका, देखिए आपके स्टाफ ने क्या किया, मेरी कितनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। आरजू की बात सुनकर लोम को गुस्सा आ गया। उसने वहां खड़े उस आदमी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि सभी सहम गए थे। वो आदमी बेचारा जमीन पर गिर गया था। लोम ने अपने उस गार्ड की तरफ देखकर कहा, इसे ले जाओ यहां से और बताओ कि गेस्ट की खातिरदारी कैसे की जाती है। गार्ड उस आदमी को लेकर चला गया। लोम आरजू की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आए मिस, मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, आप साफ कर लीजिए। आरजू उसकी चालाकी समझ रही थी, लेकिन उसके पास यही मौका था, उस एंटीटोड के बारे में पता करना था। आरजू ने जिया और काया की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। दोनों ने सर हिला दिया। आरजू ने वापस से लोम की तरफ देखा और कहा, मेरी दोस्त, उनकी फिक्र मत करिए, मेरा असिस्टेंट सब संभाल लेगा। इतना कहकर लोम अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। आदमी ने सर हिला और तुरंत आगे आया। आरजू ने सर हिलाकर कहा,
ठीक है। लोम ने आरजू को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया, फिर मुड़कर आगे बढ़ गया। आरजू उसी के पीछे पीछे चली गई। कुछ देर बाद तीनों अलग अलग रूम में थी। आरजू अपने कपड़े साफ कर वापस आए और दरवाजा खोलने लगी, पर उसे कहीं भी दरवाजा नहीं खुला। ओह गॉड, कहीं उसने ये जानबूझकर तो नहीं किया। आरजू ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा। उसने तुरंत जिया को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से फोन नहीं लग पा रहा था। वैसा ही हाल जिया और काया का भी था। दोनों रूम में बंद थी और नेटवर्क न होने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रही थी। बाहर वो चारों उन्हें ढूंढ रहे थे। रूम में आते ही सूजी ने दरवाजा बंद किया और विलेन की तरफ पलट गई। विलेन बस चुपचाप खड़े होकर उसकी हरकतें देख रहा था। सूजी अपने ग्लास की बची हुई शराब पीकर विलेन के करीब आए और बोली, तो इस नशे को चखना चाहोगे? विलेन उसे देख मुस्कुराया। अचानक ही उसने सूजी के बालों को कसकर पकड़ लिया। सूजी दर्द से चीख पड़ी। आह! विलेन ने उसके बालों को मजबूती में पकड़े हुए अपनी डीप आवाज में बोला, मजा तो तब आएगा जब तुम मुझे असली नशा दोगी, सुना है वो काफी असरदार है। उसकी बात सुनकर सूजी मुस्कुराए और नशे में ही हंसते हुए बोली, वो तो मेरे पास नहीं है, वो मेरे भाई के पास है। आज वो 3 लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये सुनकर विलेन हैरान हुआ। उसे अब थोड़ा डर लगने लगा, कहीं वो तीनों आरजू और काया जिया तो नहीं है। विलेन ने सूजी को दीवार की तरफ धक्का दे दिया, जिससे उसका सर दीवार से टकराया और हल्का खून निकल आया। सूजी ने चीखते हुए सर पर हाथ रख लिया। विलेन ने आगे बढ़कर सूजी का गला दबा दिया और गुस्से से कहा, कहाँ है वो तीनों? जल्दी बताओ, वरना तुझे आज ही मार दूंगा। विलेन की पकड़ सूजी के गले पर और ज्यादा कसती जा रही थी। सूजी की आंखें बंद होने लगी, साथ ही आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से कहा, ऊपर ऊपर काम कमरे में। विलेन ने सूजी को अपने करीब किया और कहा, अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगा। इतना कहकर उसने उसे दीवार की तरफ तेज धक्का दिया, जिससे उसका सर वापस से दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। कमरे से बाहर आकर विलेन ने चारों को फोन कर सब बता दिया। सभी फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ गए। रूम में जिया और काया घबराते हुए अपने सामने खड़े अनजान आदमियों को देख रही थी। दोनों को एक ही रूम में कर दिया गया था। दोनों के हाथ में इंजेक्शन था। उन दोनों को समझते देर न लगी कि ये लोग क्या करने वाले हैं। वो दोनों कुछ करते उससे पहले ही दरवाजा तेजी से खुला। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर रॉकी और निखिल खड़े थे। उनके साथ ही पीछे कुछ गार्ड्स भी थे। रॉकी और निखिल जल्दी से अंदर आते दोनों ने उन दोनों आदमियों को लात मारकर गिरा। दोनों उन्हें मारने लगे, तभी काया और जिया ने उन्हें रोक दिया। रॉकी और निखिल ने उन्हें छोड़कर काया और जिया को गले लगा लिया। तब तक पीछे से साहिल, मनन और विलेन भी आ गए थे। सब ठीक है? विलेन ने उन चारों को देखकर पूछा। सभी ने सर हिला दिया। गार्ड्स दोनों आदमियों को लेकर चले गए। अचानक सभी ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखें बड़ी हो गई। आरजू, सभी के मुंह से निकला। दूसरी तरफ कमरे में आरजू बेड पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला। लोम अंदर आया। उसने आरजू को देखा जो सर झुकाकर बेड पर बैठी हुई थी। उसे लगा कि उसके आदमी ने उसका काम कर दिया है, तभी वो चुपचाप बैठी हुई थी। लोम ये सोचकर मुस्कुराया और आरजू के करीब आने लगा। लगता है नशा ज्यादा हो गया, लोम ने खुद से कहा और आरजू की तरफ हाथ बढ़ा दिया। तभी आरजू ने सर उठाया। वो हल्के से मुस्कुराए। लोम कुछ समझता उससे पहले ही आरजू ने अपने हाथ में पकड़े इंजेक्शन को तेजी से खड़े होकर उसकी गर्दन में लगा दिया। आह! लोम चीखता हुआ कुछ कदम पीछे हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। पूरी दवा उसकी बॉडी में जा चुकी थी। अगर जल्द से जल्द उसे एंटीडोट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती थी। आरजू उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। शायद तुमने मुझे कम समझ लिया था, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। इतना कहकर उसने दूसरी तरफ सर घुमाया। लोम ने भी दूसरी तरफ देखा, जहां उसका गार्ड जमीन पर पड़ा हुआ था। शायद वो बेहोश था। लोम गुस्से से चीखते हुए आरजू की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कोई आरजू के सामने आ गया। उसे देखकर लोम डर से कुछ कदम पीछे हट गया। आरजू भी उसे हैरानी से देख रही थी। लोम जैसे ही गुस्से से आरजू की तरफ बढ़ा, तभी आरजू के सामने युवान आ गया। उसे सही सलामत देखकर लोम और आरजू दोनों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवान इस तरह यहाँ कैसे, ये यहाँ कैसे। सूजी ने तो कहा था कि उसने इसे इंजेक्शन लगा दिया था, तो फिर ये इतनी जल्दी होश में कैसे आ गया। लोम अपने मन में सोचने लगा। युवान, आप ठीक हो गए? आरजू ने जल्दी से युवान के सामने आकर कहा। युवान ने बस इतना कहा। आरजू झट से उसके गले लग गई। युवान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे पर किस कर लिया। युवान ने आरजू के पीछे खड़े लोम को देखा। उसकी आंखें बेहद ठंडी थी। लोम को अब समझ आ रहा था कि उसे फंसाया गया था। उसके चेहरे पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि ड्रग ने अपना असर शुरू कर दिया था। युवान ने आरजू को गोद में उठाया और बाहर निकल आया। उसने बाहर खड़े श्याम को देखकर कहा, तुम्हें पता है ना क्या करना है? श्याम ने सर हिला दिया। तब तक वहां सभी लोग आ गए। युवान को सही सलामत देखकर सभी हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। कुछ समय बाद
सभी इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। सभी की नजरें युवान पर थी, जो उनसे कुछ दूरी पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। सब उससे जानना चाहते थे कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया, लेकिन पूछने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। युवान अपनी बात खत्म कर वहां आया। उसे देखकर आरजू तुरंत खड़ी हुई और युवान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, युवान, आप ठीक कैसे हुए, वो भी बिना एंटीडोट के? डॉक्टर ने कहा था कि बिना एंटीडोट के आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ठीक कैसे हुए? युवान ने आरजू के चेहरे पर अपना हाथ लगाया और बोला, मैं बस बेहोश हुआ था। उसकी बात सुनकर सभी हैरान होकर खड़े हो गए। युवान आरजू का हाथ पकड़कर सोफे के पास आया और बैठ गया, साथ ही आरजू को भी बिठा लिया। युवान ने आरजू के बाल सहलाते हुए आगे कहा, मैं उसके इरादे पहले से ही जानता था, इसलिए वो मुझे इंजेक्शन लगाती उससे पहले ही मैंने खुद को एंटीडोट लगा लिया था। ड्रग्स की वजह से मैं बस बेहोश हुआ था, जैसे ही एंटीडोट ने अपना असर शुरू किया मैं ठीक हो गया। फिर ये सब क्या था? इस बार विलेन की आवाज आई। युवान ने अपना चेहरा विलेन की तरफ किया, फिर आराम से किसी राजा की तरह बैठकर सर्द आवाज में बोला, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम सब मेरी लिटिल रैबिट की दुनिया के हिस्से बन चुके हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी वफादार हो। ये बस तुम लोगों को वफादारी देखने के लिए किया गया था। यहाँ आना, सबको बुलाना, लोम को बीच में लाना, सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था। उसे तो मैं यूं ही खत्म कर सकता था, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए बीच में लाया कि तुम सब किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करते हो। मेरी नजरें तुम सब पर ही थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों में से कोई भी आरजू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी उसके दोस्त हैं, उसके साथ रहेंगे और हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। इस बार रॉकी ने कहा। युवान उसे घूरने लगा। युवान की नजरें खुद पर पाकर रॉकी ने जल्दी से सर झुका लिया। ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ, कल सुबह ही हमें वापस जाना है, युवान ने सख्त आवाज में कहा और आरजू को लेकर अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, एक साथ बोले, हद है ये यार, बेकार में ही इतनी मेहनत करवा दी। रॉकी ने सोफे पर फैलते हुए कहा, तूने क्या किया? किया तो विलेन ने है। बेचारी सूजी किस तरह से उस पर लाइन मार रही थी, साथ उसे अपने कमरे में भी लेकर गई थी, साहिल ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी का मुंह हैरानी से खुल गया। क्या? सभी ने एक साथ कहा। तभी एक थप्पड़ की आवाज आई, जिसे सूरज ने विलेन के गाल पर मारा था। उसकी आंखें उसे गुस्से से घूर रही थी। विलेन ने तुरंत उसके होठों पर किस करके कहा, बेबी, उसने मुझे छुआ तक नहीं है, देखो मुझ पर से बस तुम्हारे ही परफ्यूम की स्मेल आ रही है। उसकी बात सुनकर सूरज उसके गर्दन और बाजू के पास सूंघने लगा। उसे सिर्फ खुद की ही स्मेल आई। उसने राहत की सांस ली, फिर विलेन के गाल पर हाथ रखकर कहा, ज्यादा जोर की लगी? नहीं, तुम्हारे हाथ तो फूल के हैं न कबूतर, रॉकी ने उससे घूरते हुए कहा। सूरज गुस्से से मुंह फुला उसे देखने लगा। तभी मनन ने कहा, लेकिन विलेन, तुमने उसके साथ क्या किया? उसके पूछने पर विलेन ने सब सच बता दिया। उसकी बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे और तुरंत वहां से चले गए, क्योंकि वो डर गए थे। विलेन ने एक लड़की के साथ ऐसा किया था, ये तो वो सोच भी नहीं सकते थे। विलेन ने सबको जाते हुए देखा, फिर उसने सूरज की तरफ देखा जो उसे ही देख कर रहा था। अब हम भी चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है, विलेन ने उसे गोद में उठाकर कहा। आपने सच में ऐसा किया? सूरज ने पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि वो अपनी हद पार कर रही थी। तुम्हारे अलावा मुझे कोई छुए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, विलेन ने सख्ती से कहा। यह सुनकर सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऊपर कमरे में युवान बेड से टिककर बैठे हुए आधा लेटा था। आरजू उसके ऊपर लेटी हुई थी। युवान उसके बाल सहला रहा था। आपको पता है मैं कितनी घबरा गई थी आपको उस हालात में देखकर, आरजू ने मुंह बनाकर कहा। युवान ने कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ से कोई आवाज न पाकर आरजू उठकर बैठ गई। उसने सर उठाकर देखा तो युवान सो चुका था। ये इतनी जल्दी सो गए? अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना था। शायद अभी भी ड्रग का असर होगा, ये सोचकर आरजू वापस ने युवान के ऊपर लेट गई। कुछ ही देर में वो सो गई। आधी रात का वक्त। अचानक युवान की आंखें खुली। उसे अपने ऊपर सोई हुई आरजू को उठाकर साइड लेटाया और खुद बाहर निकल आया। विला बाहर आते ही उसे श्याम कार के साथ खड़ा हुआ मिला। दोनों कार के बैठकर वहां से चले गए। उनकी क्लब के सामने आकर रुकी। दोनों बाहर आए और अंदर चले गए। एक रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां का स्टाफ डरा सहमा बाहर खड़ा हुआ था। कमरे के बाहर दो गार्ड खड़े थे। कैसी हालत है उनकी? श्याम ने पूछा। बॉस, बहुत बुरी। कुछ देर तक युवान उनकी चीखें सुनता रहा, फिर श्याम से कहा, अब इनकी चीखें बंद हो जानी चाहिए। कुछ ही देर में 4 गोली चलने की आवाज आई, फिर चारों तरफ शांति छा गई। युवान ने मुड़कर वहां के स्टाफ को देखा और कहा, ये मेरी आखिरी वार्निंग है, मेरे खिलाफ जाओगे तो जान से जाओगे। ये कहते हुए उसकी आंखें और आवाज बेहद ठंडी थी। सभी ने सर हिला दिया। युवान ने गोवा का सारा मैटर खत्म कर दिया, लेकिन क्या ये मुंबई में हो पाएगा? वापस जाने के बाद क्या आरजू जाएगी अपने परिवार के पास? अगली सुबह सभी मुंबई पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से ही आरजू के सभी दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे।
आरजू भी युवान के साथ अपने घर वापस आ चुकी थी। देखते देखते एक हफ्ता बीत चुका था। आरजू के एग्जाम शुरू हो चुके थे। एग्जाम होने तक आरजू सारा दिन सिर्फ कमरे में रहकर पढ़ाई करती। युवान उसके खाने पीने का ध्यान रखता। जब तक उसके एग्जाम थे युवान ऑफिस नहीं गया था, जिस वजह से मिस्टर सहगल उससे काफी नाराज हो गए थे। लेकिन युवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करता था, वो घर से काम करता था। आज आरजू का आखिरी एग्जाम था। जैसे ही वो एग्जाम देकर बाहर आए उसने चिल्लाते हुए कहा, याहू, अब कोई एग्जाम नहीं है, अब बस छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। हाँ बिल्कुल, अब बस हम मजे करेंगे। रॉकी ने आरजू का साथ देते हुए कहा। कैंटीन में सभी मौजूद थे। उनकी एक हफ्ते की छुट्टी थी, उसके बाद वापस से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो कहाँ घूमने चले? रॉकी ने सबकी तरफ देखकर पूछा। तभी काया ने उसके सर पर चपत लगाकर कहा, अभी हम लोग कुछ टाइम पहले घूम कर आए थे, फिर जाएंगे, क्यों ना हम लोग यही आसपास कहीं घूम लेते हैं। काया की बात सबको सही लगी। बिल्कुल भी नहीं, हम कहीं बाहर चलते हैं। सूरज ने मुंह बनाकर कहा, वाह मेरे कबूतर, इस बार तूने कुछ अच्छा बोलकर मेरा दिल खुश कर दिया। रॉकी ने सूरज के सर पर हाथ फेर कर कहा। सूरज ने उसका हाथ झटक कर उसे चिढ़ा दिया, जिससे रॉकी को गुस्सा गया। कबूतर तेरी तो। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही सूरज जल्दी से विलेन के सीने में दुबक गया। रॉकी बस दांत दिखाते हुए रह गया था। नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। तभी आरजू ने कहा, लेकिन क्यों? सूरज ने बहुत मासूम से शक्ल बनाकर पूछा। बियर, युवान ने मेरी वजह से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि वो अब जरा भी ऑफिस की छुट्टी करे। पहले ही उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं कल अपने भाई के पास जा रही हूँ, कुछ दिन वहां रहूंगी। मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आहान का मन है, मैं उसके साथ रहूं। आरजू ने थोड़ा उदास होकर कहा। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो गए। कोई बात नहीं दी, हम लोग अगली छुट्टी में कहीं घूमने चलेंगे। सूरज ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर सभी ने हामी भरी। कुछ देर वहां बैठकर सभी घर के लिए निकल गए। रात हो चुकी थी। कल आरजू को खन्ना हाउस जाना था। उसने सारी तैयारी कर ली थी। हॉल में बैठकर वो युवान का वेट कर रही थी, लेकिन शायद आज युवान देर से आने वाला था। इंतजार करते करते वो वही सो गई। रात के 12 बज रहे थे जब युवान घर आया। आरजू को वही सोफे पर सोता देखकर वो उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। युवान आरजू को लिए अपने कमरे में आया, उसे अच्छे से बेड पर लेटा कर चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहा कर आया तो उसकी नज़र एक तरफ रखे आरजू के बैग पर पड़ी। साथ ही एक तरफ उसका भी बैग पैक रखा था, क्योंकि वो एक हफ्ते के लिए फ्रांस जा रहा था बिजनेस मीटिंग के लिए। इसलिए उसने आहान से कहा कि वो उसे वहां बुला ले, जिससे उसे आरजू की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसे अपने डैड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो उसके न रहने पर आरजू के साथ कुछ करेंगे नहीं। भले ही उसने उन्हें वार्निंग दी थी, लेकिन जरूरी तो नहीं वो कुछ करेंगे नहीं। वो आज भी उसका रिश्ता काव्या से करना चाहते हैं। ये सब वो आरजू को बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, वो खुद सब कुछ हैंडल करना चाहता था। युवान ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वो आकर आरजू के पास लेट गया और उसे बाहों में भर लिया। आरजू भी उसके सीने से लग गई। युवान ने उसके माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह युवान ने आरजू को सबसे पहले खन्ना हाउस छोड़ा। आरजू नम आंखों से उसे देख रही थी। युवान कार से बाहर निकल कर आया। उसने आरजू के होठों पर किस की और कहा, कॉल करता रहूंगा, अपना ध्यान रखना, जल्द ही वापस आऊंगा। आरजू तुरंत युवान के सीने से लग गई। युवान ने पास खड़े नमन को देखा और कहा, ध्यान रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक मैं वापस नहीं आता उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नमन ने सर हिलाकर कहा, आप बेफिक्र रहिए सर, आरजू का हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। युवान आरजू से अलग हुआ। उसने आरजू के माथे पर किस किया और फिर कार में जाकर बैठ गया। आरजू के सामने ही कार वहां से चली गई। चले अंदर, नमन ने आरजू के सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा। हाँ, आरजू ने सर हिलाकर कहा। नमन ने आरजू का बैग लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे आरजू। दरवाजे पर पहुंचते ही आरजू रुक गई, क्योंकि सामने दादी माँ आरती की थाल लिए हुए खड़ी थी। दादी माँ ने आरजू की आरती उतारी और उसे घर के अंदर आने को कहा। आरजू अंदर आए। वो चारों तरफ देख रही थी। रही उसकी नजर एक तरफ खड़े मिस्टर खन्ना पर गई, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। आरजू भी उन्हें देखने लगी। तभी आहान वहां आया और आरजू के गले लग गया। आपको पता है दी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था। आपको बता नहीं सकता हूँ मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। आरजू उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अरे उसे बैठने भी दे, या खड़ा ही रखेगा? दादी माँ ने वहां आते हुए कहा। हाँ आओ दी, बैठो, आहान ने मुस्कुरा कर कहा। आरजू मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई। आहान उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए, नमन के मॉम डैड भी। आरजू मुस्कुराते हुए सभी को देखे जा रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर गई, जहां उसकी माँ की एक बड़ी तस्वीर लगी थी। पहले वो वहां नहीं थी। उसने सोचा, इसका मतलब, कहते हुए आरजू मिस्टर खन्ना की तरफ देखने लगी।
सबसे मिल लेने के बाद आरजू अपने रूम में थी। कुछ देर पहले ही अहान उसे छोड़कर गया था। पूरा रूम पिंक कलर का था, सब कुछ पिंक था रूम में, जैसे ये रूम उसके लिए ही रेडी करवाया गया था। वो बेड पर बैठकर पूरे रूम को देख रही थी। तभी उसकी नजरें दीवार पर एक जगह जाकर रुक गई, जहां पर उसकी और उसकी माँ की तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने नन्ही सी आरजू को गोद में लिया हुआ था और मुस्कुरा रही थी। आरजू उठकर उस तस्वीर के पास आई और बोली, मम्मा आई मिस यू। मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, काश आप भी हमारे साथ होती। मैं मिस्टर खन्ना को इसके लिए काफी माफ नहीं करूंगी, उनकी वजह से हमने वो सब सहा। जब जब उन्हें देखती हूँ आपका वो चेहरा याद आता है मुझे, जिसमें बेहिसाब दर्द था। आप दर्द सहते सहते इस दुनिया से चली गई, लेकिन उस इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे नफरत है उनसे। आई हेट हिम। कहते हुए इस वक्त आरजू के चेहरे पर उनके लिए बेहद नफरत के भाव थे। बाहर खड़े मिस्टर खन्ना ने जब आरजू की बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। मैं जानता हूं मैंने वो गलती है जिसके लिए शायद ही भगवान मुझे माफ करे। मिस्टर खन्ना वहां से चले गए। रात का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज का सारा खाना आरजू की पसंद का बना था। दिखाकर बताओ ना कैसा बना है। अहान ने एक्साइटेड होते हुए बोला। क्यों, तुमने बनाया है क्या? आरजू ने हंसते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने चाची की हेल्प की थी। अहान ने तुरंत कहा। बताए ना चाची। अहान ने फिर किरण की तरफ देखकर कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी हेल्प की थी। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। आरजू हैरानी से अहान को देख रही थी, जो स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेर रहा था। अचानक ही वो हंसने लगी। पूरे घर में उसकी हंसी गूंजने लगी। सभी एकटक उसे हंसते हुए देख रहे थे। कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे उसे। दादी माँ ने नजर उतारते हुए कहा। तुम भी ना अहान, सच में कार्टून हो। आरजू ने हंसते हुए कहा। अपने लिए कार्टून सुनकर अहान ने मुंह बना लिया। आरजू उसके गाल खींचकर बोली, अरे मेरा बच्चा, तुम बहुत क्यूट हो। सच्ची। अहान खुश हो गया। हाँ बिल्कुल, आरजू ने एक बाइट उसे खिलाते हुए कहा। ऐसे ही हंसते हुए दिन हो गया। आरजू सबसे ज्यादा अहान के आसपास ही रहती। अभी उसने बाकी किसी से ज्यादा बात नहीं की। रूम में आते ही उसने तुरंत अपना फोन खोला। युवान का न तो कॉल आया था और न ही मैसेज। ये देखकर वो उदास हो गई। बेड पर लेटे हुए अपनी और युवान की तस्वीरें देखने लगी। उन सारे पल को याद करते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। विला के दूसरे कमरे में नमन चेंज कर बेड पर लेटने लगा, तभी उसका फोन बजा। जी नाम शो हो रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कॉल रिसीव किया। हेलो नमन, उधर से प्यारी सी घबराई सी आवाज आए। जूही, क्या हुआ, इतनी रात को क्यों कॉल किया तुमने? नमन ने फिक्र करते हुए पूछा। नमन प्लीज हेल्प मी, कुछ लोग मेरे घर आए हुए हैं, बाहर से दरवाजा पीट रहे हैं। मैंने खुद को अंदर बंद किया हुआ है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो। जूही ने रोते हुए कहा। ओके तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहां। नमन ने तुरंत कहा। कॉल कटकर उसने टेबल पर से कार की चाबी उठाए और बाहर निकल गया। कॉल कट करते ही जूही मुस्कुराने लगी। उसने अपने सामने बैठे कुछ आदमियों को इशारा करते हुए कहा, लग जाओ काम पर, पूरा रियल लगना चाहिए। ये रहे तुम्हारे पैसे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बाकी के पैसे नहीं दूंगी। उसने कुछ नोटों की गड्डी उनकी तरफ फेंकते हुए कहा। एक ने उसे कैच किया और कहा, ठीक है आप बेफिक्र रही, सब अच्छे से करेंगे अपन लोग। वो सब बाहर निकल गए। उनके जाते ही जूही ने अंदर से दरवाजा बंद किया। उसके बाद उसने कुछ सामान नीचे गिरा दिया, खुद के बाल खराब किए और जाकर आराम से सोफे पर बैठ गई। इतनी आसानी से उस आरजू को खुशी से नहीं रहने दूंगी, बदला तो लेकर रहूंगी। उसकी वजह से मैं पूरी बर्बाद हो चुकी हूँ। आरजू तुम्हारे खुशी के दिन अब गए। ये कहते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। नमन की कार जूही के घर के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर निकला, घर की तरफ देखा तो कुछ लोग दरवाजा पीट रहे थे। हे कौन हो तुम लोग? नमन तुरंत उनकी तरफ आता हुआ चिल्लाया। नमन की आवाज सुनकर वो लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। तब उनके पास आ चुका था। चलो रे सब बाद में आएंगे, उनके लीडर ने कहा। उसके बाद वो लोग वहां से भाग गए। नमन ने उन लोगों को जाते हुए देखा, फिर उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसने दरवाजे के पास जाकर बेल बजाई और बोला, जूही दरवाजा खोलो, मैं हूं नमन। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जूही। नमन ने फिर से आवाज दी। अचानक दरवाजा खुला। नमन के हाथ रुक गए। उसने सामने की तरफ देखा, देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा। जूही। जूही जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, उसने डरते हुए कहा, नमन। नमन ने तुरंत उसे थाम लिया। जूही, जूही तुम ठीक हो? नमन ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। नमन। अचानक जूही उसके गले लग गई और रोने लगी। नमन देखो ना इन लोगों ने क्या किया। सुबह ये लोग आकर तोड़फोड़ करके गए थे, अब फिर से वापस आ गए थे। मैंने डर से दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे बहुत डर लग रहा। नमन प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज नमन। जूही ने रोते हुए कहा। वो बिलखते हुए रो रही थी। उसे रोता देखकर नमन को तकलीफ हो रही थी। उसने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा,
तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगी। लेकिन नमन, मैं तुम्हारे घर कैसे? जूही ने सिसकते हुए कहा। शश, अब तुम चुप हो जाओ, मैंने बोल दिया ना, अब तुम मेरे साथ रहोगी। नमन ने कहा और उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। जूही ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। नमन ने जाने से पहले पूरे घर को एक नजर देखा, फिर जूही को लेकर बाहर निकल आया। इस वक्त जूही के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। तैयार हो जाओ आरजू, आ रही हूं तुमसे एक बार फिर से सब कुछ छीनने, जूही ने सोचते हुए मन में कहा। खन्ना हाउस में चारों तरफ शांति फैली हुई थी। तभी दरवाजा खुला। नमन जूही को अंदर लेकर आया। वो अब भी वैसे ही उसकी गोद में थी। उसने जूही को नीचे उतारा। नमन जूही को नीचे के एक गेस्ट रूम में ले गया। अंदर काफी अंधेरा था। नमन ने जूही का हाथ छोड़ा और लाइट ऑन की। चारों तरफ धूल थी। तुम यही आराम करो, थोड़ा गंदा है रूम, अभी इसमें ही एडजस्ट कर लो क्योंकि सभी सर्वेंट सो चुके होंगे। कल इस रूम की सफाई कर दूंगा। मैं अब जा रहा हूँ, काफी रात हो चुकी है, तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर नमन वहां से चला गया। नमन, जूही के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो कहना चाहती थी कि वो कैसे यहाँ रहेगी, अरे मुझे अपने साथ ले जाता, लेकिन ये तो मुझे यही छोड़कर चला गया। जूही ने मन मारते हुए चारों तरफ देखा। आह, ये कितना गंदा है। जूही ने चारों तरफ देखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके वो आगे बढ़ी और एक तरफ रखे काउच पर बैठ गई। क्योंकि बेड पर काफी धूल थी, उस पर सोना मुश्किल था। वो बेचारी उसी पर बैठकर आंख बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। नमन रूम में आया, सीधा बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में वो सो गया। अगली सुबह सारा परिवार उठकर नीचे आ चुका था। आरजू भी आहान के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी किरण सबके लिए वही नाश्ता ले आए। नाश्ता रखकर वो वापस किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नजर गेस्ट रूम से निकलते हुए जूही पर पड़ी। वो उसे वहां देखकर चौंक गई। ये लड़की कौन हो तुम? किरण की तेज आवाज सुनकर जूही डर गई। वो सामने देखने लगी। उसकी आवाज सभी घरवालों ने भी सुनी। सभी उस तरफ देखने लगे। इस वक्त जूही की हालत काफी ज्यादा खराब थी। मच्छर के काटने के निशान थे उसके हाथों और चेहरे पर। इस वक्त वो इतनी ज्यादा भद्दी लग रही थी कि कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। चाची, कहीं चोर तो नहीं? आहान ने जल्दी से आकर कहा। बिखरे बालों की वजह से आरजू जूही का चेहरा नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो चुप थी। चोर सुनकर सभी सतर्क हो गए। चोर? किरण तेज आवाज में चिल्लाए। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ये चोरनी अंदर कैसे आए? किरण ने जूही को गुस्से से देखते हुए कहा। आपने बिल्कुल सही कहा चाची, आहान ने भी उनके बगल में खड़े होकर कहा। सुनिए जी, जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए, ये चोर घर के अंदर आ गया है। किरण ने अपने पति को आवाज देकर कहा। देखिए, आप गलत समझ रही है, मैं चोर नहीं हूँ। जूही ने अपनी सफाई दी। किरण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाकर कहा। हर चोर पकड़े जाने पर यही बोलता है, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर के स्टोर रूम तक आ गई? तुम्हारी हिम्मत लगता है कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। किरण ने जूही का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे दर्द होने लगा। आंटी प्लीज मेरा हाथ छोड़िए, जूही ने कसमसाते हुए कहा। चाची, इसे तो इंग्लिश भी आती है, मतलब पढ़ी लिखी होकर चोरी कर रही है, आहान ने फिर से हैरान होते हुए कहा। किरण ने जूही का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वो उसे लेकर हॉल में आए। जूही की हालत इस वक्त एक फटे पुराने कपड़े जैसी लग रही थी। जूही को देखते ही आरजू बहुत ज्यादा हैरान थी। जूही तुम? आरजू ने हैरान होकर कहा। आरजू, तुम जानती हो इसे? किरण ने पूछा। हाँ दी, आपने बताया नहीं कि आप चोर को भी जानते हो, आहान ने वापस से हैरान होते हुए कहा। शट अप आहान, आरजू ने उसे घूर कर कहा। आहान चुप हो गया। बताओ आरजू, क्या तुम जानती हो इसे? इस बार दादी जी ने पूछा। हाँ बताओ ना आरजू, तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, देखो कैसे ये सब मुझे चोर समझ रहे हैं, जूही ने रोते हुए कहा। जूही, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुम अब चोरी करने लगी? क्या तुम्हारे मॉम डैड अब तुम्हें पैसे नहीं देते हैं जो तुम ये सब करने लगी? आरजू ने सख्ती से कहा। जूही कुछ कहती उससे पहले आरजू बोली। चाचा जी, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए, ये इसी लायक है, मेरी सो कॉल्ड बहन, आरजू ने नफरत से कहा। सभी को समझ आ गया था कि जूही कौन है। अब सब जूही को नफरत भरी नजरों से देखने लगे। तो ये है मेरी दी की बर्बादी की वजह, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आहान ने गुस्से से खुद से कहा। फिर आगे बढ़कर जूही का हाथ पकड़ लिया। वो उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन जूही चिल्लाती रही, कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। ये क्या हो रहा है यहाँ? नमन की आवाज आए। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। नमन सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। नमन को देखते ही जूही ने झटके से आहान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और नमन की तरफ दौड़ते हुए गई और उसे कसकर गले लगा लिया। सभी चौंककर उन्हें देखने लगे। तब तक वहां मिस्टर खन्ना भी आ चुके थे। जूही नमन के गले लग जोर जोर से रोने लगी। देखो नमन, तुम्हारे परिवार वाले मेरे साथ क्या कर रहे थे? वो मुझे चोर समझ रहे थे, तुम्हारे भाई बहन मुझे बुरा बुरा सुना रहे थे।
क्या इसलिए ही तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे? अगर यही सब होना था तो मुझे वहीं छोड़ दिया होता, यहाँ क्यों लाए तुम? उसने रोते हुए कहा। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। जूही की बातें सुनकर सभी को उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर खन्ना की तेज आवाज आए। नमन, क्या तुम हमें बताओगे ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की और हमारे घर में क्या कर रही है? उनकी सर्द आवाज सुनकर सभी घबरा गए थे। आज भी उनका वही रौब कायम था। भले वो कुछ वक्त के लिए बीमार थे, लेकिन उनके ऑरा में कोई कमी नहीं थी। जी बड़े पापा, नमन ने सर झुकाकर कहा। नमन ने सभी की तरफ देखा, फिर आखिरी में अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है जूही, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब इसका कोई नहीं है तो मैं इसे अपने घर ले आया, अब से ये यही रहेगी। नमन की बात सुनकर सभी को झटका लगा, सबसे ज्यादा तो किरण को। वो सदमे से सोफे पर बैठ गई, उन्होंने अपने सर पर हाथ रख लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चुड़ैल मेरे ही घर क्यों आए? उन्होंने अपना सर पीटते हुए कहा। माँ, मैं जूही से शादी करना चाहता हूँ। नमन ने कहा। बिल्कुल नहीं, किरण की तेज आवाज आए। नमन चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। मैं तुझे अभी बता दे रही हूँ, ये मेरी बहू कभी नहीं बनेगी। किरण ने गुस्से से कहा। माँ, मान जाओ ना, आप जो जो कहोगी जूही वो सब करेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। नमन ने किरण के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा। सभी शांति से दोनों माँ बेटे को देख रहे थे। नमन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर दबा दिया। वो उसकी तरफ देखने लगी। प्लीज माँ, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नमन ने उदास होकर कहा। घर छोड़कर जाने की तरफ सुनकर किरण भावुक हो गई। नमन उनका एकलौता लड़का था, ऐसे कैसे उसे अपने से दूर जाने देती? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। किरण ने गहरी सांस लेकर कहा। नमन ने खुश होते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पहले सुन तो लो बेटा, कहीं ऐसा ना हो कोई शर्त सुनकर ही भाग जाए। किरण ने जूही को देखते हुए कहा। वो भी उन्हें ही देख रही थी। माँ, मुझे पता है आप चाहती है जूही सारा काम करे न, खाना बनाए न, देखना ये सब वो करेगी। नमन ने जूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वही नमन की बात सुनकर जूही के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये नमन क्या बकवास कर रहा है? ये लड़ क्यों नहीं रहा अपनी माँ से? मैं और काम, इसका दिमाग खराब है क्या? जूही ने मन ही मन कहा। कुछ देर बाद उसी स्टोर रूम में जूही गुस्से से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा खुला और नमन अंदर आया। वो भी जूही के पास सोफे पर बैठ गया और खुश होते हुए जूही का हाथ पकड़कर बोला। जूही, तुम्हें पता है मॉम मान गई हैं हमारी शादी के लिए। बस तुम्हें उनका दिल जीतना है, फिर हम दोनों हमेशा एक साथ यहाँ रह सकते हैं। जूही ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है नमन, मैं और काम करूंगी। तुम्हें पता भी है मैंने आज तक किचन में कदम भी नहीं रखा। अरे एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पिया, और आज तुम मुझसे बोल रहे हो मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी। अगर यही सब करवाना था तो मैं अपने ही घर में ठीक थी। तुम अपनी मॉम से लड़ नहीं पाए, उन्हें मना नहीं कर पाए। जूही के हाथ झटकते ही नमन का चेहरा दूसरी तरफ हो गया था। जूही की सारी बात सुनकर नमन ने गहरी सांस ली, फिर उसकी तरफ देखा। उसने वापस से उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? ये कैसा सवाल है नमन? मैं बिल्कुल तुमसे प्यार करती हूँ, जूही ने झट से कहा। वो नहीं चाहती थी कि नमन को उसे लेकर कोई भी गलतफहमी हो। देखो जूही, मैंने जो भी किया हम दोनों के लिए किया। अगर आज हम दोनों लड़ाई या झगड़ा करके अलग हो जाते तो कल को ये सारी प्रॉपर्टी दादाजी जहान और आरजू के नाम कर देते। हम दोनों को कुछ नहीं मिलता, और तो और मैंने जो इतनी मेहनत की है कंपनी में वो भी बेकार चली जाती। उस कंपनी का मुझे 1% भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी मेरे नाम कुछ नहीं है। जो भी है और डैड और बड़े पापा का है। इसलिए मैंने दिमाग से काम लिया है। तुम माँ की नज़रों में अच्छी बहू बन जाओ, उसके बाद हम माँ को अपनी साइड कर लेंगे, फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। हम दोनों राज करेंगे। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? नमन ने उदास होकर कहा। सारी बातें सुनकर जूही की आंखों में चमक आ गई थी। ये सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। वो आरजू को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकती थी, इसलिए ही तो यहाँ आई थी, उससे बदला लेने, उसे फिर से इसके परिवार से दूर करने। क्या हुआ जूही, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? नमन ने जूही को खोए हुए देखा तो फिर से बोला, हाँ मैं बिल्कुल करूंगी तुम्हारे लिए, मैं तुमसे इतना प्यार जो करती हूँ। जूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू जूही, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नमन ने जूही को गले लगाकर कहा। हाँ नमन, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन पैसों से ज्यादा नहीं। जूही मन ही मन सोचते हुए मुस्कुरा दी। दोनों अलग हुए। मैं जाता हूँ, अगर मॉम ने हम दोनों को साथ देख लिया तो नाराज हो जाएंगी। तुम तो जानती ही हो उन्होंने हमें एक दूसरे से दूर रहने को कहा है। नमन ने प्यार से जूही के गाल पर हाथ रखकर कहा। वो खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। नमन, जूही ने उसे आवाज दी। नमन पीछे मुड़ा। क्या तुम मुझे दूसरा रूम दे सकते हो? यहाँ बहुत ज्यादा धूल है, मैं नहीं रह सकती इस रूम में।
जूही ने रोनी सूरत बनाकर कहा। सॉरी जूही, लेकिन अब तुम्हें यही रहना होगा। वो कल रात अंधेरे में मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें स्टोर रूम में ले आया, मुझे लगा गेस्ट रूम होगा। लेकिन अब तुम्हें यही रहना होगा, मैं मॉम को नाराज नहीं कर सकता हूँ। नमन अपनी बात खत्म कर वहां से चला गया। जूही बस उसे जाते देखती रही, फिर चारों तरफ देखकर गुस्से से बोली, आह, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इस आरजू को मैं छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मेरी शादी हो जाए नमन से, फिर सबको बताऊंगी जूही क्या है। इधर रूम से नमन बाहर आया तो देखा कि आरजू और अहान हाथ बांधे खड़े हुए उसे ही घूर रहे थे। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? नमन ने दोनों को देखते हुए कहा। हम देख रहे हैं कि हमारे समझदार भाई अब बेवकूफ हो गए हैं। अहान ने मुंह बनाकर कहा। क्या? नमन को कुछ समझ नहीं आया। भाई, आपको पूरी दुनिया में वो मेकअप की दुकान और नौटंकी चुड़ैल ही मिली। अहान ने फिर से मुंह बनाकर कहा। अहान, नमन ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। चाची चाची, भाई अब मुझे उस चुड़ैल के लिए डांट रहे हैं। अहान रोते हुए चिल्लाया और किरण के पास चला गया। अहान सुन तो, नमन ने जल्दी से कहा। ये आपने सही नहीं किया भाई, आरजू ने सीरियस होकर कहा और वहां से चली गई। आरजू के जाने के बाद नमन ने अपने बालों में हाथ फेरा और गहरी सांस लेकर कहा, ओह गॉड, क्या क्या करना पड़ेगा। ऊपर से वो मेरा बेवकूफ भाई सब कुछ बिगाड़ देगा। कुछ देर बाद अहान किरण जी के गले लगकर सिसक रहा था। चाची, भाई ने आज मुझे डांटा, वो भी उस चुड़ैल के लिए। भाई मुझे कितना प्यार करते थे और अब वो मुझ पर गुस्सा करने लगे। उसने सिसकते हुए कहा। रो मत अहान, मैं हूं ना, मैं भी देखती हूँ वो लड़की इस घर में कैसी रुकती है। तेलना निकाल दिया मैंने उसका तो मेरा नाम भी किरण महेश खन्ना नहीं है। किरण ने गुस्से से कहा। दूर खड़ा नमन दोनों का ड्रामा देख रहा था। हो गया कांड, बेचारी जूही। सॉरी जूही, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें अब सब झेलना ही होगा। उसके बाद वो चला गया, क्योंकि ऑफिस अभी भी उसे ही संभालना था। शाम हो चुकी थी। सुबह से जूही अपने रूम से बाहर नहीं आई थी। हॉल में इस वक्त सभी मौजूद थे। दी, चलो ना हम कहीं चलते हैं घूमने, अहान ने वहां आते हुए कहा। आरजू, जिसका चेहरा कल से मुरझाया हुआ था क्योंकि युवान का कोई भी कॉल नहीं आया था, उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अब सोच लिया था कि वो अब युवान से कोई भी बात नहीं करेगी। जब से वो गया था उसे पूरी तरह से भूल गया था। क्या यही प्यार था उसका? दी, अहान ने उसे दोबारा आवाज दी। सभी उन दोनों को देखने लगे। हाँ बोलो, चौंक कर आरजू ने उसकी तरफ देखकर कहा। आपको क्या हुआ? क्या हम कहीं घूमने चले? उसने झट से पूछा। नहीं अहान, अभी मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आरजू ने कहा और वहां से चली गई। आपको नहीं लगता दी थोड़ी उदास है? अहान ने सभी की तरफ देखकर कहा। हो सकता है वो जूही की वजह से उदास हो, दादी माँ ने कहा। सभी को उनकी बात सही लगी। किसी ने भी युवान के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि युवान ही आरजू की असली खुशी थी। उसे जूही से कोई मतलब ही नहीं था। आपने देखा नहीं मम्मी, सुबह से शाम हो गई लेकिन महारानी अभी तक रूम से बाहर नहीं आई, किरण ने मुंह बनाकर कहा। वो सब छोड़ो, 2 दिन बाद आरजू का बर्थडे है, क्यों ना इसे बहुत स्पेशल बनाया जाए, मिस्टर खन्ना ने कहा। उनकी बात सुनकर सभी को ध्यान आया। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, हम सब तो भूल ही गए थे, दादी माँ ने कहा। मैंने एक फैसला लिया है मॉम डैड, मिस्टर खन्ना ने दोनों की तरफ देखकर कहा। कैसा फैसला? उन्होंने पूछा। मैंने सोचा है कि मैं इस बर्थडे पार्टी में सभी को आरजू से मिलवाऊंगा, वो भी अपनी बेटी के रूप में। मैं चाहता हूँ उसे सब जाने कि वो खन्ना परिवार की बेटी है, न कि गुप्ता परिवार की, मिस्टर खन्ना ने सभी को देखते हुए कहा। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है डैड, अहान ने खुश होते हुए कहा। हाँ संजय, हमें भी ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम आरजू को अपनी बेटी का दर्जा देना चाहते हो, दादाजी ने कहा। मैं जानता हूँ डैड, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अवनी को खुद से दूर करके, लेकिन अब नहीं, अब मैं मेरी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसे वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार है, संजय ने सभी की तरफ देखकर कहा। सभी उनकी बातें सुनकर बहुत खुश थे। स्टोर रूम के दरवाजे पर खड़ी जूही ने जब ये सब सुना तो उसकी पकड़ दरवाजे पर कस दी। जितना खुश होना है हो लो तुम लोग, अगर मैंने भी तुम्हारी इस खुशी को बर्बादी में न बदल दिया तो कहना। बहुत बेताब हो ना आरजू को खन्ना परिवार का हिस्सा बनाने के लिए ऐसी चाल चलूंगी कि तुम लोगों को अफसोस होगा क्यों उसे इस घर में लाए, जूही ने नफरत से कहा। उसके चेहरे पर आरजू के लिए नफरत देखी जा सकती थी। उसने सर झटका और बाहर आई। इस वक्त उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डस्टबिन थी। पूरा चेहरा मिट्टी में सना हुआ लग रहा था। कपड़ों की हालत और ज्यादा खराब थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो कोई सफाई वाली हो। जैसे ही वो हॉल में आए, सभी की नजरें उस पर चली गई। उसे देखकर सभी को हंसी आ गई। जूही ने उन सभी को घूर कर देखा, लेकिन इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा था। उसने गुस्से से पैर पटका और बाहर निकल गई। उसके जाते ही सब पेट पकड़कर हंस पड़े। ये तो पूरी कार्टून लग रही थी, अहान ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, अब तुम देखना मैं इसे क्या क्या बनाती हूँ। मेरे बेटे से शादी करनी है ना, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी से शादी करने लायक नहीं रहेगी, किरण ने गुस्से से कहा।
चाची मैं भी मदद करूंगा, उसने दी को बहुत हर्ट किया है, मुझे भी उसे सबक सिखाना है। आहान ने तुरंत कहा। उसे जब से आरजू के बारे में सब पता चला था उसे बहुत तकलीफ हुई थी, वो भी उससे अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। ठीक है बेटा, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, किरण ने प्यार से कहा तो आहान तुरंत उसके गले लग गया। दोनों के चेहरे देखकर सभी ने सर हिला दिए। अब क्या नया कांड होने वाला था? नमन को भी जल्द पता चलेगा। कमरे में आते ही आरजू ने सबसे पहले अपना फोन देखा, अभी भी युवान की कोई कॉल नहीं आई थी। अब तो उसे रोना ही आ गया था, आंखों में हल्की नमी आ चुकी थी। क्या वो वहां जाकर मुझे भूल गए? मेरी याद नहीं आई उन्हें? उसने रोनी सूरत बनाकर खुद से कहा। वो बेड से उठी और अलमीरा के पास गई। कल ही उसने अपने कपड़े वहां रखे थे, उसे खोलकर उसमें से युवान की एक सफेद रंग की शर्ट निकाली। उसे देखकर उसने उस पर अपने होंठ रख दिए, ऐसा लग रहा था मानो युवान उसके पास हो। अलमीरा बंद कर वो वापस से बेड पर आए और लेट गई। उसने युवान की शर्ट को कसकर गले लगा लिया। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, उसने मन ही मन कहा। कुछ ही देर हुए थे उसे लेटे हुए, अचानक उस शांति भरे माहौल में उसका फोन बजने लगा। उसने आंखें खोलकर अपने फोन की तरफ देखा जो उसी के पास पड़ा हुआ था। युवान नाम देखते ही वो झटके से उठकर बैठ गई और एक टक फोन को देखने लगी। जब तक उसे समझ आया कि ये कॉल युवान का था, तब तक कॉल कट चुकी थी। उसने जल्दी से फोन को अपने हाथ में लिया। कॉल कट हो चुकी थी, ये सोचकर वो उदास हो गई कि अब युवान कॉल नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फोन वापस से बजने लगा। आरजू की आंखों में चमक आ गई क्योंकि ये कॉल युवान का ही था। उसने कुछ सोचा और कॉल नहीं उठाया। उसने फोन को आराम से बेड पर रखा और पेट के बल लेट गई, अपने हाथों पर चेहरे को टिकाकर फोन को देखने लगी जो दोबारा बजकर बंद हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद फोन वापस से बजने लगा था। फिर से कॉल युवान का ही था। अब जाकर आरजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान खिली थी। तो जनाब को अब मेरी याद आई है, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ सोचकर आरजू ने कॉल कट होने से पहले ही उठा लिया। उधर से युवान की गहरी आवाज आई, लिटिल रैबिट। लिटिल रैबिट सुनकर आरजू के चेहरे पर मुस्कान और बड़ी हो गई। आवाज सुनकर उसे कितना अच्छा लग रहा था वो बता नहीं सकती थी, एक सुकून सा महसूस हो रहा था। लिटिल रैबिट। एक बार फिर युवान की गहरी आवाज आई। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। आरजू ने भी वो बेचैनी महसूस की। उसके चेहरे पर अब शरारत भरी मुस्कान दिखने लगी। कौन बोल रहा है? उसने मुंह बनाकर कहा। क्या ये बताने की जरूरत है? युवान की गहरी आवाज आई। बिल्कुल, क्योंकि कोई दूर जाकर बदल गया, उसे मेरी याद नहीं आई, आरजू ने मुंह फुलाकर कहा। दूसरी तरफ युवान ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आरजू की शिकायत सुनकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इस वक्त वो एक कमरे के सोफे पर बैठा हुआ था। अब जाकर वो थोड़ा फ्री हुआ था, तभी उसे याद आया कि उसने कल से आरजू से कोई बात ही नहीं की। वो उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन हो गया था। उसने तुरंत अपना फोन हाथ में लिया और आरजू को कॉल किया। लेकिन ये क्या, फोन पूरी रिंग जाने के बाद भी नहीं उठा और कट गया। उसने तुरंत दोबारा कॉल की, वही फिर से हुआ। पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई। अब तो युवान और ज्यादा बेचैन हो गया था, साथ ही उसे आरजू की फिक्र भी होने लगी। उसने एक बार फिर कॉल की, पूरी रिंग जा रही थी, कॉल कट होने से पहले तभी उधर से कॉल रिसीव हुई। कॉल रिसीव होते ही युवान ने तुरंत कहा, लिटिल रैबिट। उधर से कोई आवाज न पाकर उसने फिर कहा। आरजू की आवाज सुनकर उसके बेचैन दिल को शांति मिली थी। वो कितना तड़प रहा था उसे अपनी बाहों में लेने को वही जानता था। उसने आरजू की शिकायत सुनकर बिना देर किए ही वीडियो कॉल कर दी। आरजू जो बेड पर लेटी हुई थी, वीडियो कॉल का रिक्वेस्ट देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने एक नजर सामने लगे आईने में खुद को देखा, बाल बिखर गए थे। उसने हाथों से उन्हें सही किया और कॉल उठाए। अब दोनों आमने सामने थे। आरजू बेड से टिककर बैठी हुई थी, वही युवान सोफे पर टिककर बैठा हुआ था। दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, कोई कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था। अभी थोड़ी पहले आरजू के पास बहुत सारी शिकायत और नाराजगी थी जो वो युवान पर करना चाहती थी, लेकिन उसे देखते ही वो सब कुछ भूल चुकी थी। कैसी है मेरी जान? युवान ने बेहद प्यार से पूछा। आपके बिना कैसे रहूंगी? आरजू ने उदास होकर कहा। बस एक हफ्ते की बात है, फिर हम दोनों साथ होंगे, युवान ने उसका दिल रखने के लिए कहा। आरजू कहना चाहती थी कि 2 दिन बाद उसका बर्थडे है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो उसे खुशी कैसे मिल सकती थी अपना बर्थडे मनाकर। लेकिन वो कह ना पाए क्योंकि युवान के चेहरे पर थकावट साफ देखी जा सकती थी। शायद उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। आरजू को उसके लिए बुरा लगा। वो कितना काम करता था, आरजू को उसके बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए था। युवान। कुछ देर बाद आरजू ने धीरे से कहा। युवान ने उसे देखते हुए कहा। आई मिस यू, प्लीज जल्दी वापस आना, मैं वेट करूंगी। आरजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आई लव यू, जल्दी वापस आऊंगा, युवान ने प्यार से कहा। अच्छा मैं रखती हूँ, तुम आराम कर लो, हम कल बात करेंगे। नहीं, युवान ने जल्दी से कहा।
क्यों? अभी मुझे तुम्हें देखने दो, क्योंकि कल शायद समय ना मिल पाए। मैं बस अभी तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ, युवान ने कहते हुए आरजू को फ्लाइंग किस दी। आरजू की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि युवान ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जो उसकी पर्सनैलिटी के सख्त खिलाफ था। आरजू हैरान भरी नजरों से उसे देखने लगी। युवान ने आगे कहा, कैसा चल रहा है वहां सब? युवान के सवाल पर आरजू सोच में पड़ गई कि वो जूही के बारे में उसे बताए या ना बताए। आरजू को चुप देखकर युवान ने उससे सवाल किया, क्या हुआ? तुमने बताया नहीं। सब अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। जब आप आओगे तो मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आरजू ने जल्दी से कहा। अच्छा ठीक है, युवान ने सर हिलाकर कहा। कुछ देर दोनों ऐसे ही बात करते रहे। बात करते करते आरजू सो चुकी थी, क्योंकि वो कल रात भी ठीक से सोई नहीं थी। आज युवान की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। युवान प्यार से उसे सोते हुए देख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। कोई अंदर आया। उसने देखा आरजू ऐसे ही बेड पर बैठे हुए सो चुकी थी। वो आगे बढ़कर आरजू के पास आया और उसे अच्छे से लेटाकर चादर ओढ़ा दिया। तभी उसकी नजर फोन पर गई, जिस पर युवान दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से आगे बढ़कर फोन को हाथ में ले लिया। उस इंसान को देखते ही युवान के चेहरे पर फिर से सख्त भाव आ गए। आरजू को वहां कोई तकलीफ तो नहीं है ना? युवान ने सवाल किया। बिल्कुल भी नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, वो यहाँ अच्छे से है। सामने से आवाज आई, गुड। और जो प्लान हमने बनाया था वो कैसा चल रहा है? युवान ने दोबारा सवाल किया। बहुत अच्छा, मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ झेल पाएगी। जल्द ही कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे वो हमारे जाल में फंस जाएगी। सामने से आवाज आई, हम नजर रखो उस पर, एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए। बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। युवान ने गंभीर होकर कहा। ओके किंग। सामने से आवाज आई। कॉल कट चुकी थी। शख्स ने फोन को आरजू के दूसरी तरफ रखा और उसके माथे को सहलाकर वहां से चला गया। अगली सुबह रात को जल्दी सो जाने के कारण आरजू डिनर नहीं कर पाई थी। अब उठते ही उसे भूख लग गई थी। जल्दी से रेडी होकर वो नीचे आई। नीचे आते ही उसकी नजर जूही पर पड़ी, जो हाथ में पोंछा लेकर पूरे घर में लगा रही थी। वहीं दूसरी तरफ खड़े अहान और किरण उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिससे जूही चिढ़ रही थी। उसकी शक्ल साफ साफ बता रही थी कि उसे कितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मॉम, नाश्ता दो, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, नीचे आकर नमन ने कहा। जूही ने तुरंत नमन की तरफ देखा और उसे आवाज दी, नमन। नमन ने उसकी तरफ देखा। जूही बेहद मासूम और बेचारी बनकर उसे देखकर रही थी। उसकी देखकर तो आहान और किरण ने मुंह बना लिया। वहीं आरजू ने भी नमे सर हिला दिया। इस वक्त वो इतना ज्यादा मासूम बन रही थी कि उससे ज्यादा मासूम कोई नहीं है, लेकिन उसे क्या पता, उससे ज्यादा मासूम तो हमारा आहान है। आरजू को देखते ही आहान झट से उसके गले लग गया। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग क्यूटी, आरजू ने प्यार से कहा। आहान ब्लश करने लगा। आरजू उसे देखकर हंस दी। आरजू, आहान चलो बेटा, तुम्हें नाश्ता दो, किसी को अभी भी वक्त लगेगा। किरण ने नमन को देखकर टोंट मारा, जिसे सबने समझा। अब भूख तो आप, आहान ने मुंह बनाकर कहा और आरजू के साथ वहां से चला गया। ओह गॉड, ये लड़का और मेरी माँ, मुझे टोंट मार मार कर ही परेशान कर दिया है, नमन ने बालों में हाथ फेर कर कहा। तभी उसकी नजर जूही पर गई, जो उसे देख रही थी। अब क्या करूं? नमन देखो, तुम्हारी माँ ने मेरी कैसी हालत की है। ऊपर से वो तुम्हारा भाई भी कम नहीं है। मेरे हाथों को देखो, इनमें छाले निकल आए थे, जूही ने रोते हुए कहा। नमन ने उसके हाथों को देखा, सच में उसमें छाले हो गए थे। बेबी, अब तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, आखिर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का सवाल है, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? नमन ने उदास होकर कहा। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सुनकर जूही ने जल्दी से अपने नकली आंसू पोंछे और कहा, तुम फिक्र मत करो नमन, मैं हूं न, सब संभाल लूंगी, देखना तुम्हारी माँ जल्दी ही हमारी तरफ होंगी। माई स्वीट बेबी, नमन ने जूही के गाल खींचकर कहा, जिससे जूही ब्लश करने लगी। नमन तुरंत वहां से चला गया। आज आरजू को कॉलेज जाना था, इसलिए नमन उसे साथ ले गया। पूरा दिन आहान और किरण जूही को परेशान करते रहे, उससे घर का सारा काम करवाया। बाद में उसे खाने को रोटी, नमक और प्याज दिया। जूही ने बड़ी मुश्किल से वो सब खाया था। आखिर वो कल से भूखी थी, इसलिए मजबूरी में उसे खाना पड़ा। दूसरी तरफ सहगल हाउस में इस वक्त मिस्टर खन्ना मौजूद थे। उनके साथ उनके भाई महेश खन्ना भी थे। आप दोनों खुद यहाँ आए हैं, इसका मतलब वजह बहुत बड़ी होगी, मिस्टर सहगल ने कहा। उनके साथ मिसेज सहगल भी बैठी हुई थी। हाँ बिल्कुल, वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर उसमें आपका बेटा और मेरी बेटी शामिल है, मिस्टर खन्ना ने सख्त लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर मिस्टर और मिसेज सहगल थोड़ा हैरान हुए। आपकी बेटी? उन्होंने हैरान होते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर उसमें आपका बेटा और मेरी बेटी शामिल है, मिस्टर खन्ना ने सख्त लहजे में कहा। बात सुनकर मिस्टर और मिसेज सहगल थोड़ा हैरान हुए। आपकी बेटी? उन्होंने हैरान होते हुए कहा। क्या जो हमने सुना है वो सच है? लेकिन वो तो पहले गुप्ता परिवार की बेटी थी ना,
मिसेज सहगल ने पूछा। हमें नहीं पता आपने क्या सुना क्या नहीं, लेकिन अब वो मेरी बेटी है, मेरा खून। वो खन्ना परिवार की एकलौती बेटी है, जिसने आज हमें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह आए हैं, मिस्टर खन्ना ने सख्त आवाज में कहा। तो बताइए क्या बात करनी है आपको। मिस्टर सहगल रिलैक्स होकर बैठ गए। हम दोनों ही अभी तक बिजनेस की वजह से मिल रहे थे। हमारे साथ में काफी सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। आप जानते हैं उन्हें नमन और किम संभाल रहे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि आपका बेटा मेरी के साथ रिलेशनशिप में है। हम उन्हें एक रिश्ते में देखना चाहते हैं, मिस्टर खन्ना ने उन्हें देखते हुए कहा। और अगर मैं मना कर दूं तो, मिस्टर सहगल ने एटीट्यूड से कहा। मिसेज सहगल उन्हें देखने लगी। उनकी बात सुनकर मिस्टर खन्ना मुस्कुराए और बोले, तो आज तक जो हमारी बिजनेस की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे, मैं उस दोस्ती को ही खत्म कर दूंगा, सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए पहले है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, मिस्टर सहगल ने आराम से कहा। वो मैं अकेले तो झेलूंगा नहीं, आपको भी उसका हकदार बनना पड़ेगा, मिस्टर खन्ना ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। मिस्टर सहगल सोच में पड़ गए। उन्हें अपने बिजनेस को नुकसान में नहीं देखना था। इतने साल की दोस्ती वो तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कुछ देर सोच विचार करके कहा, ठीक है, हम युवान से बात करके आपको बताते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, आप अभी बात कर सकते हैं, मिस्टर खन्ना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर सहगल उन्हें कंफ्यूज होकर देखने लगे। तभी उनका फोन बजने लगा। कॉलर आईडी पर युवान नाम दिखाई दे रहा था। मिस्टर सहगल काफी हैरान हुए। उठा लीजिए सहगल साहब, मिस्टर खन्ना ने कहा। मिस्टर सहगल ने कॉल उठाई। हेलो। उधर से युवान ने कुछ कहा, लेकिन इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें, मिस्टर खन्ना ने चिढ़कर कहा। उधर से फिर कुछ कहा गया। मिस्टर सहगल चुपचाप सुन रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कॉल कट कर दी। उन्होंने ने मिस्टर खन्ना की तरफ देखा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हालांकि उन्होंने बोल तो दिया था, लेकिन उनका मुंह अभी भी बना हुआ था। उनकी बात सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। मिस्टर खन्ना बहुत खुश थे। उन्हें पता था जब आरजू को इस बारे में पता चलेगा वो कितना खुश होगी। कॉलेज में आरजू गार्डन में आलती पालती मारकर बैठी हुई थी। उसी के उसकी पूरी गैंग भी मौजूद थी। तो तुम सच बोल रही हो, रॉकी ने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा। आरजू ने सर हिला दिया। आरजू ने उन्हें सब बता दिया था कि जूही उसके घर में रह रही है। यार ये कितना मजेदार होगा। आरजू, क्या हम तुम्हारे घर आकर उसे देख सकते हैं, रॉकी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। सच में मेरा भी मन है उस मेकअप की दुकान को देखने का, काया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तुम लोग जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, सूरज ने तुरंत कहा। हाँ तू तो जरूर जाएगा, इसमें तुझे नहीं लेनी तेरे विलेन की परमिशन, रॉकी ने उसके सर पर हल्के से मारकर कहा। सूरज उसे घूरने लगा। क्योंकि विलेन आज कॉलेज नहीं आया था, इसलिए रॉकी और ज्यादा छूट मिल गई थी सूरज को परेशान करने की। अरे तू शांत रहना, साहिल ने रॉकी से कहा। आरजू तुम बताओ, हम लोग चल सकते हैं तुम्हारे घर, इस बार मनन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद सभी वहां से आरजू के घर के लिए निकल चुके थे। घर आकर सभी दरवाजे से अंदर आए। पूरे घर में शांति फैली हुई थी। सभी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। आरजू तूने तो कहा था वो हमें काम करती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ तो वो क्या, कोई और भी दिखाई नहीं दे रहा, रॉकी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता सब लोग कहाँ गए, आरजू ने कंधे उचका कर कहा। सभी उसे देखने लगे। क्या, आरजू उन्हें अपनी तरफ देखते हुए पूछी। तभी चिल्लाने की आवाज आई। सभी चौंक गए, क्योंकि किचन है एक सफेद साया भागकर बाहर आया था। उसे देखकर सभी चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। भूत भूत भूत, सबसे ज्यादा तो सूरज चिल्ला रहा था। अचानक वो भागते हुए उस सफेद साये से टकरा गया। दोनों नीचे गिर पड़े। अपने ऊपर उस सफेद साये को देखकर बेचारा सूरज डरकर बेहोश हो गया। सूरज, सभी चिल्लाए। सूरज के बेहोश होते ही सब घबरा गए। उनकी तेज आवाज सुनकर सूरज के ऊपर गिरा सफेद साया जल्दी से उसके ऊपर से उठा। तभी रॉकी गुस्से से आगे बढ़ा और उस सफेद साये को पकड़कर बोला, कौन है तू, इस घर में कैसे आया। रॉकी की तेज आवाज सुनकर वो सफेद साया घबरा गया। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसे कुछ न बोलता देखकर रॉकी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो तू ऐसे नहीं बताएगा, रुक तुझे अभी बताता हूँ, रॉकी ने कहा और उसे मारने के लिए हाथ उठाया। वो सफेद साया और ज्यादा घबरा गया। वो तेज आवाज में चिल्लाया, दी। उसकी आवाज सुनकर आरजू, जो इस वक्त सूरज के पास थी, उसने जल्दी से अपना सर घुमाया। तभी उसे एक बार भी आवाज आई, दी। आरजू को जल्दी ही एहसास हुआ कि ये कौन है। वो तुरंत खड़ी हुई और उसकी तरफ बढ़ गई। रॉकी उसे मारता उससे पहले ही आरजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो उसे, उसने सख्त आवाज में कहा। लेकिन आरजू, रॉकी ने आगे कुछ कहने की कोशिश की। उसने पहले ही आरजू बोली, ये हान है,
क्या? रॉकी चौंक गया, उसके हाथ तुरंत पीछे हो गए। वो हैरानी से आहान को देखे जा रहा था जो इस वक्त ऊपर से नीचे तक सफेद रंग में डूबा हुआ था। अचानक रॉकी हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ये आहान है। इतना कहकर वो फिर से हंसने लगा। आरजू ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया। वही आहान का चेहरा रोने जैसे हो गया। कुछ देर बाद सभी सोफे पर बैठे हुए थे और आहान को देखे जा रहे थे जो अब पूरी तरह से साफ होकर बैठा था। उसने नहाकर कपड़े बदल लिए थे। सूरज को भी होश आ चुका था। एक तरफ सोफे पर वो मुंह बनाए बैठा हुआ था क्योंकि वो आहान से डर गया था। वहां पर मौजूद रॉकी, काया, साहिल, मनन और जिया मुंह दबाकर हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज उन तीनों के कानों में पड़ रही थी जिससे तीनों ने मुंह बना रखा था। आहान ने अपना चेहरा आरजू के पीछे छुपा रखा था। अब तुम लोग बस करोगे? मैं कब से देख रही हूं तुम लोग हंसे जा रहे हो। आरजू ने चिढ़कर कहा। तो क्या करें हम? तेरे भाई ने काम ही ऐसा किया है, जिया ने कहा और फिर हंसने लगी। और ये कबूतर भी तो डर गया था, रॉकी ने हंसते हुए कहा और सूरज के बाल बिगाड़ दिया जिससे उसका मुंह और ज्यादा फूल गया। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, मनन ने दोनों को देखकर पूछा। आहान और सूरज ने एक दूसरे को देखा फिर नजरें फेर ली। अच्छा अब सब चुप हो जाओ। और तुम आहान, ये हाल तुम्हारा कैसे हुआ? इस बार आरजू की आवाज तेज और सख्ती से भरी थी जिससे सभी के हंसते हुए चेहरे सीरियस हो गए। आहान ने रोनी सूरत बना ली और आरजू की तरफ सर उठाकर देखा। उसका उदास चेहरा देखकर आरजू को उसके लिए बहुत बुरा लगा। साथ ही उसे अपने दिल में भी तकलीफ का एहसास हो रहा था। भाई बहन का रिश्ता होता ही ऐसा है, खुद चाहे एक दूसरे को कितना कुछ बोल ले लेकिन अगर बाहर वाला कोई कुछ भी बोल देता है तो हम लड़ जाते हैं। इस वक्त आरजू भी वही महसूस कर रही थी। बताओ क्यूटी, आरजू ने प्यार से कहा। क्योंकि अभी भी वो मासूम था, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, जबकि आरजू ने बचपन में इतना झेला हुआ था कि वो सामने वाले को देखकर ही बता सकती थी वो कैसा था। आहान ने आरजू की तरफ देखा फिर कहना शुरू किया। चाची जी को आज मंदिर जाना था, उन्होंने मुझे जूही पर नजर रखने को कहा। मैंने भी सर हिला दिया। उनके जाने के बाद मैंने देखा जूही किचन में एक बोरी बाहर लेकर जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं उसके कामों से दूर रहूं। उसके रुडली बोलने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे बोरी छीनी और वापस से किचन में रख दी और वापस जाने लगा। तभी जूही ने आगे पैर लगाया और मैं गिर गया। उसने एकदम से वो बोरी मेरे ऊपर डाल दी। मैं चिल्लाया और भागकर बाहर आ गया। फिर वो सब हो गया। सब कुछ सुनने के बाद सभी को गुस्सा आने लगा, सबसे ज्यादा आरजू को। दोस्तों मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। कुछ देर बाद आरजू ने सभी को देखकर कहा। हम तैयार हैं, सभी ने एक साथ कहा। आज तुमने हद कर दी जूही, आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं सब भूल गई थी, लेकिन तुमने मेरे भाई को टारगेट करके अच्छा नहीं किया, आरजू ने मन ही मन कहा। इधर अपने रूम में जूही मुस्कुराते हुए सेब खा रही थी। आज उसने जो भी किया था वो उससे संतुष्ट थी। अब वो लड़का मेरे काम के बीच नहीं आएगा, अच्छा सबक सिखाया मैंने उसे, उसने खुद से कहा और वापस से सेब खाने लगी। इस वक्त वो बेड पर आराम से लेटी हुई थी। घर पर किसी के न होने का अच्छा फायदा उठा रही थी वो। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनकर जूही चौंक गई क्योंकि ये आवाज किरण की थी। अभी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही किरण गुस्से से दंदनाते हुए अंदर आई। उसने जब जूही को आराम से बेड पर लेटकर सेब खाते हुए देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो आगे बढ़ी, उसने जूही की कलाई पकड़ी, लगभग उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगी। जूही हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमरे से बाहर लाकर किरण ने जूही को फर्श पर धक्का दे दिया जिससे वो सीधा मुंह के बल जा गिरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की?